30 क्लास में आपका स्वागत है। अभी चैप्टर चल रहा था, कल भी चला, ध्वनि के बारे में चला था, ध्वनि एवं ध्वनि तरंग के बारे में चला था। तो आज उसका पार्ट 1 कल चला था, कल पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 चलेगा ध्वनि का, ध्वनि चैप्टर का पार्ट 2 चलेगा आज, पार्ट भी चलेगा, पार्ट 1 भी अपलोड कल हो गया था। चलिए कुछ थोड़ा पीछे का रिविजन कर लेते हैं। तो पेड़ के पत्ते की सरसराहट कितना तीव्रता होता है? 10 से 20 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत कितना होता है? 40 से 50, 40 से 50, 30 से 40, कहीं 50 नॉर्मल बातचीत 50 डेसिबल भी होता है। ठीक है। तेज बातचीत होता है कितना? 50 से 60 तक। हाँ, बहुत बढ़िया। जेट विमान में कितना बोले थे? 140 से 150 तक डेसिबल। तेज संगीत व स्वर का कितना बोले थे? 80 डेसिबल से ज़्यादा। औद्योगिक संयंत्र में कितना बोले थे? 100 से 120 डेसिबल। विद्युत मोटर बोले थे 110 डेसिबल। उसके बाद मशीन गन में बोले थे 170 से 180 का। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो बोला था 45 डेसिबल को जो है नॉर्मल बातचीत के लिए स्वस्थ बोला है। और जो बोला है WHO बोला था 75 डेसिबल से अधिक रहेगा ना तो वो हानिकारक है, समझे? यही बोला था कौन? WHO बोला था 75 डेसिबल से अधिक रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और 85 डेसिबल से अधिक रहेगा तो शोर हो सकता है। ध्वनिक चाल पर एक सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनिक चाल ठोस द्रव गैस किसमें? ठोस में। बहुत बढ़िया। उसके बाद गैस में। बहुत बढ़िया। ठोस में भी बोले थे अपना लोग सब, ठोस में एल्युमिनियम सब होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है चाल, ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद स्टील में 6460 मीटर प्रति सेकंड चला था। और उसके बाद आपको जो है पीतल में इसको जो है थोड़ा सा रिविजन करा दें, देखिए बताते हैं। ठोस में जो है सबसे अधिक एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है, सबसे अधिक किसमें? ठोस में भी एल्युमिनियम है। उसके बाद निकल का आता है, निकल का आता है कितना? इसका आता है 740, यानी 740 मीटर प्रति सेकंड आता है निकल का। उसके बाद आता है स्टील का 5960 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है लोहा का, क्या कहते हैं, लोहा का आता है 5950 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है पीतल का 4700 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है कांच फ्लिंट का 3980 मीटर प्रति सेकंड। आज ठोस पर थे, ठोस के बाद आता है द्रव में ध्वनिक चाल। उसके बाद द्रव में भी जल समुद्री का सबसे अधिक होता है 1531 मीटर प्रति सेकंड। द्रव में जो है समुद्री जल का जो है समुद्री जल में ध्वनिक चाल कितना होता है? समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद जल आसुत जल में जो होगा 1498, यानी 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है चाल। उसके बाद इथेनॉल में होता है 1207 मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद मेथनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम क्या बोले थे? गैस में ना, गैस में सबसे ठोस पर लिए, द्रव पर लिए, उसके बाद गैस में बोले थे हाइड्रोजन गैस, जो सबसे हल्का गैस रहेगा उसमें ध्वनिक चाल सबसे अधिक रहेगा, लेकिन कम रहेगा। एटॉमिक नंबर कम, घनत्व कम, लेकिन उसका चाल ज़्यादा रहेगा। तो गैस में देख लीजिए हाइड्रोजन में सबसे अधिक पाया जाता है 1284 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल। और ये हीलियम में जो है ध्वनि चाल पाया जाता है 965 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रश्न पूछता है बार वायु में ध्वनि चाल कितना होता है? 346 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन का होता है 316 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल। और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है ध्वनि की चाल 213 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, बोले थे सरब तरंगे के लिए कितना आवृत्ति चाहिए? सरब आवृत्ति के लिए कितना? सरब तरंगे के लिए, सॉरी बता रहे हैं आपको, सरब तरंगे के लिए कितना हर्ट्ज चाहिए? क्या कहते हैं आपको तरंगे, सॉरी आवृत्ति कितना चाहिए? आवृत्ति पहले बता दीजिए। आवृत्ति सरब के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब सरब के बारे में बोले थे, अब सरब में हो जाएगा 20,000 से नीचे। अब पराशर में क्या बोले थे? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा तो पराशर, 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो अपसरब, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगा तो क्या कहेगा? सरब। इसको हम सुनने योग्य होता है, इसको सुन सकता है बेहतर रूप से। तो कितना हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। और इसी में एक बोले थे कि आवृत्ति को हर्ट्ज में नापे।
एक तो और बोले थे कौन चीज रंगदेश के बारे में। तरंगे रंगदेश होता है आवृत्ति का कौन चीज इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहते हैं देखिए बेटा 17 उसका जो रेंज बताए थे हाँ, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक 17 मिलीमीटर से उधर कम होगा हाँ, उधर कम हाँ। तो परासरप को बोले परासरप। इधर 17 मीटर से अधिक होगा तब कौन सी बोले थे अवसरप। अवसरप किसका रंगदेश की बात होता है वेवलेंथ के बात क्योंकि वेवलेंथ क्या बोले थे वेवलेंथ जो होता है इसका इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ इसका Frequency। फ्रीक्वेंसी का समझे आवृत्ति आवृत्ति क्या बोले थे हर्ट्ज बोले थे ना बस वही है आगे देखिए चलिए दोस्तों आज आगे बढ़ाते हैं क्लास को प्रतिध्वनि इको प्रतिध्वनि यानी इको यानी क्या होता है गूंज जो हमको सुनाई देता है टकरा के आवाज जाता है वहाँ पर फिर टकरा के यहाँ पर आता है समझे रिफ्लेक्शन करता है हाँ उसको परावर्तन कर सकते हैं गूंज जो है ना परावर्तन से गूंज करना जो है इको सिस्टम होता है देखिए प्रतिध्वनि इको जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब ध्वनि किसी दृढ़ दीवार या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं प्रतिध्वनि के लिए क्या बोलते हैं इको क्या होती है परावर्तन के गुण कारण क्या होता है दीवार से टकरा के क्या होता है फिर वापस आ जाता है उसको क्या बोलते हैं प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई समुद्र की गहराई आदि याद किया जाता है समझे प्रतिध्वनि यानी इको से जो है वायुयान की ऊंचाई कितना ऊंचा है समझे कितना ऊंचाई पर है उसके बाद समुद्र की गहराई कितना है समुद्र की गहराई कितना है अब देखिए परावर्तन तल ध्वनि स्रोत से कम कितना मीटर होना चाहिए 16.6 मीटर या 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए समझे तब ही आप जो है गूंज सोचना चाहिए मान लीजिए 16.6 यानी 17 मीटर इधर से फिर 17 मीटर उधर से जैसे आवाज टकराएगा 17 मीटर चाहिए फिर उधर से आएगा जैसे बोलेगा कुछ दूरी कितना 34 मीटर या 16.6 को गुना 2 कीजिए ठीक है या 17 मीटर को 17 दूना 34 मीटर चाहिए कुल दूरी तो गूंज के लिए लेकिन वैसे पूछेगा कम से कम दूरी कितना होना चाहिए 17 मीटर एक तरफ 17 मीटर यानी दूरी का था समझे पूछता है परावर्तक तल जो है ध्वनि स्रोत से कम कितना दूरी पर होना चाहिए 16.6 मीटर या 17 नहीं तो 17.2 मीटर भी रहता है समझे अब देखिए ध्वनि का अपवर्तन देखिए ध्वनि तरंगों में प्रकाश तरंगे की भांति अपवर्तन का गुण पाया जाता है अपवर्तन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या होता है जो है ध्वनि का अपवर्तन क्या होगा अपवर्तन का रंग जो है चेंज हो जाएगा कौन चीज देख लीजिएगा ध्वनि तरंगे में प्रकाश तरंगों की भांति अपवर्तन का गुण पाया जाता है जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा या पथ में विचलन हो जाता है समझे एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो क्या होगा दिशा में विचलन होता है अपवर्तन जानते हैं अपवर्तन क्या होता है चेंज होता है एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो क्या होगा चेंज होगा अपवर्तन यह ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि का अपवर्तन जो है माध्यम के घनत्व क्या है मीडियम क्या है उसका समझे कहाँ से कहाँ आ रहा है जैसे मान लीजिए सरल से बिरल आ रहा है तो बिरल होगा बिरल से सरल पर क्या होगा समझे जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं आपको वायु से पानी की तरफ जाएगा तो उसका अपवर्तन क्या होगा यही सब आपको ध्वनि का अपवर्तन जो है माध्यम के घनत्व डेंसिटी पर डिपेंड करता है समझे ध्वनि का अपवर्तन देखिए ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही शीत रात्रि में ध्वनि दूर तक तथा स्पष्ट सुनाई देती है जबकि दिन में अपेक्षाकृत कम दूरी तक सुनाई देती है आप ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं ठंडी के समय में सिटी कहीं मारता है तो गाँव घर में देखिएगा ट्रेन सब रहता है ट्रेन सब का 10-15 किलोमीटर दूर में है लेकिन वहाँ सब आगे जाता है हाँ मतलब ठंडी कुहासा में जो ज़्यादा दूर तक हल्का होता है होता क्या है आगे कम रहता होगा आगे है इसके बारे में पता आ जाएगा अनुरणन रिवर वेरिएशन अनुरणन क्या होता है अनुरणन से तात्पर्य ध्वनि से उत्पन्न होने वाली यानी अनुरणन से तात्पर्य ध्वनि को उत्पन्न होने के बाद उसका दीर्घकाल तक बना रहना क्या कहते हैं ध्यान देगा अनुरणन से तात्पर्य क्या है ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद यानी ध्वनि के प्रोड्यूस होने के बाद उसका दीर्घकाल यानी लंबा काल तक बने रहना उसको क्या कहते हैं अनुरणन कहते हैं उसी कहते हैं रिवर्बरेशन अत्यधिक परावर्तन के कारण ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी सिनेमा हॉल घरों आदि में ध्वनि का देर तक सुनाई पड़ता है समझे सुनाई पड़ना क्या अनुरणन का उदाहरण है अधिक देर तक सुनाई इसका उदाहरण है अनुरणन का
उसी को उसी इंग्लिश क्या है, रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन देखिए अनुरणन काल। अनुरणन काल का मान हॉल के आयतन तथा इसके कुल अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कितना आयतन पर है, कितना क्षेत्रफल पर है, समझे। अनुरणन काल उसी पर डिपेंड करता है, समझे। अनुरणन को नियंत्रित करने के लिए सिनेमा हॉल की दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरा क्यों बनाया जाता है पता है? हे बंद क्यों? बंद कीजिए मतलब तो जाके नीचे नीचे उत्पन्न बाहा बंद की वीडियो बंद रोक दीजिएगा। दोस्तों कुछ असुविधा के लिए खेद है, कुछ कारणवश वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा। आगे बढ़ाते हैं। चलिए कहाँ पढ़ रहे थे यहाँ पे। हाँ ये बोल रहे थे कि अनुरणन जो पढ़े हैं अभी, रिवर्बेरेशन, उसको नियंत्रित करने के लिए सिनेमा हॉल की दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरा इसलिए बनाया जाता है ताकि साउंड जो होता है ना उसको अवशोषित कर ले, समझे। इसलिए देखिएगा सिनेमा हॉल में खुरदरा बनाया जाता है, अंदर जाइएगा ना खुरदरा टाइप से बनाया जाता है ताकि जो है ना साउंड को अवशोषित करे। खुरदरा मतलब जो है आपने तो जैसे आप फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म तो क्या होगा, वो उसी टाइप से बनाया था ताकि उसको ध्वनि को जो है ना अवशोषित कर ले, वो अपना अंदर करके अवशोषित, समझे। तो गूंज टाइप से उतना नहीं अच्छी होगा, गूंजेगा नहीं, समझे। तो कान में थी थोड़ा सा मतलब इको तरह नहीं होगा। हाँ इको तरह से उतना नहीं होगा, समझे। इसीलिए उस टाइप देखिएगा बनाया था खास करके हॉल सब में इसलिए बनाया था, समझे। नहीं यही कारण, हाँ समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, डिफरेंशन ऑफ साउंड। समान आवृत्ति एवं आयाम, समान यानी क्या कहते हैं, समान फ्रीक्वेंसी एवं एम्पलीट्यूड, यानी समान आवृत्ति एवं आयाम वाली ध्वनि तरंगों के एक साथ किसी अन्य बिंदु पर पहुंचकर पुनर्वितरित यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की परिघटना ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है, समझे। समान आवृत्ति एवं आयाम वाली ध्वनि तरंगे के एक साथ किसी अन्य बिंदु पर पहुंचकर पुनर्वितरण होने की परिघटना क्या कहलाता है, ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। देखिए ध्वनि की तीव्रता देख लीजिए, ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होने पर, ध्वनि का जो है फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर व्यतिकरण संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव तथा ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का तीव्रता अधिक रहेगा तो उसको जो है ना उस पर क्या होगा, तो व्यतिकरण जो होगा ना संपोषी होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, तो उसमें ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगा, समझे। और उसके बाद देखिए न्यूनतम होने पर व्यतिकरण विनाशकारी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार दोहराते हैं। ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होने पर व्यतिकरण संपोषी होगा, यानी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो क्या कहते हैं, व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी कंस्ट्रक्टिव होगा। और यदि ध्वनि का तीव्रता न्यूनतम होगा, इसमें ध्वनि का फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होगा तो व्यतिकरण क्या होगा, विनाशकारी हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, समझे। और ध्वनि का विवर्तन देख लीजिए, डिप्रेशन ऑफ साउंड। ध्वनि के मार्ग में ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के बराबर, ध्वनि के मार्ग में ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के बराबर अवरोध आने पर ध्वनि तरंगें वापस नहीं जाती बल्कि किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। यह परिघटना ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का अनुनाद, रेजोनेंस ऑफ साउंड। दोस्तों आगे पढ़ेंगे डिटेल से, अभी थोड़ा सा जो हाईलाइटेड है उसको थोड़ा पढ़ देते हैं, आगे विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। देखिए ध्वनि का अनुनाद देख लीजिए, रेजोनेंस ऑफ साउंड। जब किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति कार्यरत आवृत्ति बल के बराबर या समान हो जाती है तो कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ध्वनि का अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस। डॉपलर प्रभाव देख लीजिए, डॉपलर इफेक्ट। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति तथा ध्वनि श्रोता द्वारा उत्पन्न ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में अंतर पाया जाता है। आवृत्ति परिवर्तन की इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग देख लीजिए, कहाँ इसका क्या आता है। वायु में उड़ते वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते हैं। समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बी के वेग एवं अवस्थिति के निर्धारण में हम किसका उपयोग करते हैं, डॉपलर प्रभाव के नियम का हम लोग क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, समझे। अब परीक्षा विशेष देख लीजिए क्या है। हम लोग क्या पढ़े थे कल, दो सिरिंग या दो गर्त के बीच के
मध्य दूरी को क्या बोले थे? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ हाँ, बोले थे ना? wavelength है। तरंग दैर्घ्य को किस में उसको बोले थे? लैम्डा ना? लैम्डा में, और नीचे वाला को थ्रस्ट लेकिन उसका मात्रक क्या होता है? हैं? संकेत तो मान ली लैम्डा है, हाँ, वेवलेंथ का। हाँ, हाँ। मात्रक क्या बोले थे? कुछ याद है? मात्रक उसका बोले इसका थे मीटर? मीटर बोले थे, या बोले थे अदर यूनिट में बोले थे नैनोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, हाँ। या एंगस्ट्रॉम भी बोले थे ना? तो वही इसमें लिखा हुआ, आगे समझ गए? हाँ। दो सिरिंज, ऊपर वाला सिरिंज या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या बोले थे? तरंग दैर्घ्य तरंग या दैर्घ्य। वेवलेंथ बोले थे। हाँ। समझ गए होंगे? फिगर आ रहा होगा कल। चंद्रमा पर दोस्तों ने कल पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को, इसलिए आप उतना विस्तार से नहीं जा रहे हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हम लोग जानते हैं कि मून पर जो है, वहाँ पर जो है क्या वहाँ पर जो है वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं? चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पाया जाता है। हाँ। तो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट हाँ। के कारण ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता, क्योंकि हम जानते हैं ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, होती है। लेकिन वहाँ पर जो है नहीं है। हाइए वायुमंडल हाइए है चंद्रमा पर, वहाँ पर होगा, सुन पाइएगा चंद्रमा पर, चंद्रमा पर नहीं सुन पाइएगा। नजदीकों को बोले अपना सुनेंगे। नहीं ना, वो नहीं, चंद्रमा पर तो मान लीजिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, हाँ। तो वहाँ पर क्या बोले ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है ना? हाँ। मीडियम नहीं रहेगा तब जैसे बोले ना थोड़ा जरा गैस में ऐसे हाँ। लेकिन वहाँ पर तो कोई मीडियम ही नहीं मीडियम ही नहीं। चंद्रमा पर, इसलिए जो है क्या चंद्रमा पर भैया समझे बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब ये चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सुन पाते, पाते हैं। समझे? वहाँ पे एक दूसरे नहीं पाया था, इसलिए जो इसलिए वहाँ है पे नहीं सुन पाता। आगे माध्यम देखिए, तो चाहिए जरूर। मीडियम चाहिए ध्वनि के लिए, क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम नहीं रहेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो सुन नहीं पाइएगा? सुनाई पाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़िए। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग पढ़े थे सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म क्या आता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। सोनार का उपयोग पूछेगा कहाँ क्या आता है, तो उसका उपयोग कहाँ क्या आता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग किए थे। सोनार के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको, अपना लोग जो सरब के बारे में पढ़े थे, आवृत्ति के बारे में 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा। पराशरब ठीक है, पराशरब में भी हम किसका उपयोग किए थे? तो यही क्या कहते हैं, सोनार का, समझे? वहाँ पर किए थे ना? हाँ बिल्कुल। आज देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। आप देख लीजिए, सोनार का फुल फॉर्म लिखा हुआ साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। आज देखिए, क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए, क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं, समझे? एक्सरे का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक्सरे के बारे में विस्तार से बताएंगे, आगे देखते जाइए। जल, लोहा व नाइट्रोजन। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? देखिए, जल, लोहा और नाइट्रोजन में तो सबसे अधिक जो है किस में रहेगा, क्या कहते हैं उसका जो है ना, हमको आरोही क्रम बता दीजिए। आरोही मतलब समझते हैं? हाँ समझ गए। जो सबसे पहले छटका रहेगा, उसके बाद वायु और क्या बोले? ऑप्शन 3 तो है जल, लोहा, नाइट्रोजन। पहले जल क्या है? जल तो अति लिक्विड है। लिक्विड है। लोहा तो सॉलिड है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो सबसे पहले आ जाएगा जल आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले कम में, सबसे कम में पहले लीजिएगा, आरोही क्रम में बोल रहा है। अच्छा, आरोही क्रम में तो सबसे पहले आ जाएगा गैस गैस आ जाएगा। गैस उसके आएगा। बाद गैस में कौन? नाइट्रोजन गैस हो नाइट्रोजन गया। गैस आ जाएगा। उसके बाद कौन? उसके बाद जल आ जाएगा। जल आ जाएगा। और उसके बाद कौन चीज? क्या बोले तो वायु। उसके बाद लोहा। लोहा लोहा आ जाएगा। लोहा ठोस है ना? हाँ आ जाएगा। तो कहते यही है, ध्वनि का आरोही क्रम बोल रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा कुछ नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी? जल, उसके बाद लोहा। लोहा में सबसे अधिक होगा कौन चीज? ध्वनि का चाल। आप देखिए, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूछता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। समझे? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझे? आप देखिए, एवं 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो 346 मीटर प्रति सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ध्वनि का वेग कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड, और 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, समझे? आगे, इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग सागर की गहराई नापने में किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग, पराशरब जो होता है वही इको साउंडिंग मतलब क्या आप क्या कहते हैं, आपको जो है ना आवृत्ति को बढ़ा देना। पराशरब में हम लोग उपयोग किए थे। पराशरब को क्या बोले थे? अल्ट्रासाउंड। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग सागर की गहराई नापने में किया जाता है, समझे? आप देख लीजिए, इको इंडोस्कोपी में प्रकाश तरंगों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR उसको बोला है। इंडोस्कोपी में
प्रकाश तरंगों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण क्या आता है? पूछेगा आपको इंडोस्कोप में जो है प्रकाश तरंगों का जो है किसके थ्रू जो है आपको शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण क्या आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखिए सोनोग्राफी में अपना लोग कर भी पढ़े थे, सोनोग्राफी में पढ़े थे, उसके क्या कहते हैं सोनार भी पढ़े थे। कहाँ? परासरब तरंग, यहाँ वही लिखा हुआ है। सोनोग्राफी में परासरब ध्वनियों के परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण क्या आता है? समझ गए? आज देखिए किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? वेग तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन ध्वनि का वेग में वृद्धि हो जाएगा। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है ना, प्रकाश का वेग अपरिवर्तित हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रकाश का जो वेग है ना उसमें बदलेगा नहीं, लेकिन आपको ध्वनि के चाल में वृद्धि हो जाएगा। यानी ध्वनि के वेग में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा, आवाज़ और जोर से जाएगा, समझे? लेकिन तो क्या कहते हैं, ये जो है आपको प्रकाश का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, समझे? आगे देखिए, जब किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक होगा, अपन पढ़े थे, पीछे भी याद दिला देते हैं। जब क्या करता है, जब किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक होगा तो उसे क्या बोले थे? उसको बोले थे पराध्वनिक, सुपरसोनिक। जब बोले थे मैक 5 मैक से अधिक हो जाएगा उसको बोले थे कौन चीज? हाइपरसोनिक, अति पराध्वनिक चाल। फिर से बोल देते हैं 1 मैक से अधिक रहेगा उसको क्या होगा? सुपरसोनिक बोलेंगे, और 5 मैक से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक, समझे? 1 मैक से अधिक उसको क्या करेंगे? सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक रहेगा तो हाइपरसोनिक। मैक का उपयोग कहाँ करते हैं पता है? वायुयान की गति नापने, करने वायुयान के लिए कितना मैक चलता है स्पीड में, उसको नापने के लिए मैक का उपयोग करते हैं। समझे? मैक पूछता है 1 मैक से अधिक रहेगा तो उसको क्या करेंगे? नहीं, उसको बोले थे सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक रहेगा तो उसको बोले कौन चीज? हाइपरसोनिक, समझे? आगे देख लीजिए, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग बोलेंगे कौन चीज में? निर्वात में बोलेंगे तो अलग होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो अलग हुआ, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस अलग हुआ। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना बोले थे? 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए? वेग मतलब वेग बराबर विस्थापन होता है। विस्थापन किस में? मीटर में, समय को सेकंड में, इसीलिए कहते हैं, समझे? बात यही है। देख लीजिए आगे, ये हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे या अप्रत्यास्थ तरंगे। देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इनएलास्टिक वेव्स वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग कल भी पढ़े थे, विद्युत चुंबकीय तरंग बोले थे ना, उसमें जो है ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा गैस सब में जो है ना निर्वात में भी गमन कर सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। बोले थे तरंग 2 प्रकार के, विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा क्या बोले थे? कल बोले थे हम, ध्यान होगा कि नहीं होगा? हाँ, तरंग बोले थे 2 प्रकार के, बोले थे अयांत्रिक तरंगे और दूसरा बोले थे यांत्रिक तरंगे। एक है अयांत्रिक तरंगे, दूसरा है यांत्रिक तरंगे, यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स बोले हैं, एगो मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स में बोले थे ना कि इसमें जो है निर्वात में भी ये कौन सी हो सकता है? चल सकता है, समझे? इसमें माध्यम चाहिए। यांत्रिक तरंगे के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। अब यांत्रिक तरंगों को भी 2 भाग में बांटा था, याद है? ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सॉरी लॉन्ग, हाँ बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, समझे? ट्रांसवर्स वेव्स क्या बोले थे कि 90 डिग्री होना चाहिए, समझे? यदि कंपन के साथ लंबवत कंपन होना चाहिए, समझे? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोले थे? समानांतर होना चाहिए, तरंग की दिशा के साथ होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। साउंड भी तो हाँ, अब देखिए तरंग 2 प्रकार के बोले हैं, अयांत्रिक तरंगे और दूसरा है यांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण नहीं बोले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार का होता है, इसको बताएंगे विस्तार से, बहुत मजा आएगा, देखते तो जाइए, समझे? विद्युत चुंबकीय तरंग देख लीजिए, लिखा हुआ देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखा हुआ ना, या अप्रत्यास्थ तरंगे कैसे हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए क्या लिखा हुआ, वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अप्रत्यास्थ तरंगे कहलाती है। आगे देख लीजिए,
वे तरंगे प्रकाश की चाल से चलती है, यही बोला। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का तरंगेज परास, विद्युत चुम्बकीय तरंगे का तरंगेज परास कितना होता है? 10 पावर -14 से 10 पावर -4 मीटर होता है। पूछ देगा आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगे का जो है रेंज पूछेगा कितना होता है परास? 10 पावर -14 मीटर से 10 पावर -4 मीटर होता है, समझे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो है तरंगेज परास कितना होता है? 10 पावर -14 से 10 पावर -4 मीटर के मध्य होता है। तरंगों का तरंगेज या आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तरंगों का तरंगेज या आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवधारणा किसने किया था? मैक्सवेल। खिलाड़ी जो है वो ब्लू वाला खिलाड़ी ने मैक्सवेल है, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल है, वो वैज्ञानिक था, समझे, याद रख सकते हैं मैक्सवेल से। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा। अब देखिए प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार देख लीजिए, किसका कौन खोज किया है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका खोजकर्ता देख लीजिए। तरंगेज परास कितना होता है वो देख लीजिए, और आवृत्ति कितना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना आवृत्ति रहेगा उसका जो है तरंगेज क्या होगा? कम रहेगा। जैसे आवृत्ति को बढ़ाएंगे तरंगेज घटेगा, तरंगेज को बढ़ाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा। रेसिप्रोकल उल्टा। अब देख लीजिए सबसे पहले गामा किरणें, सबसे पहला यही पूछता है गामा किरणें का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल। गामा किरणें का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। तरंगेज परास कितना होता है? वही वेवलेंथ रेंज, इसका होता है 10 पावर -14 से 10 पावर -10 मीटर। गामा किरणें का जो है तरंगेज परास कितना? 10 पावर -14 से 10 पावर -10 मीटर होता है। आवृत्ति देखिए क्या होता है? 10 पावर 20 से 10 पावर 18, समझे। 10 पावर 20 से 10 पावर 18, क्योंकि पता है ना इसका कम रहेगा तो इधर आवृत्ति अधिक रहेगा। तरंगेज कम है ना इसका गामा किरणें का, लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरणें का, समझे। भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका? गामा किरणें का। देखिए इसका लिखा हुआ है उपयोग में, गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर में तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में क्या आता है, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या आता है? किसका? गामा किरणें का। क्या बोले थे? इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरणें का, समझे। सबसे अधिक होता है गामा किरणें, उसके बाद होता है बीटा किरणें, उसके बाद होता है अल्फा किरणें। सबसे कम होता है भेदन क्षमता किसका? अल्फा किरणें का। सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरणें। गामा किरणें का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल। अब आ गई एक्सरे। एक्सरे का खोज किया किसने किया था? रोएंटजेन। WC रोएंटजेन ने। गामा एक्सरे का खोज किसने? यह बार बार पूछता है। तो एक्सरे का खोज किसने किया है? WC रोएंटजेन ने। उसका तरंगेज परास होता है यहाँ पर 10 पावर 10 तक प्रवेश किया, 10 पावर 14 से 10 पावर -10 मीटर। इसका देखिए एक्सरे किरण का जो है तरंगेज परास कितना? 10 पावर -10 से 10 पावर कितना? -8 मीटर होता है रेंज तरंगेज परास। अब आवृत्ति परास कितना होता है? 10 पावर 18 से 10 पावर 16। अब देखिए एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग यानी एक्सरे का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है? एक्सरे का उपयोग, एक्सरे का उपयोग कहाँ क्या आता है? चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है? एक्सरे का उपयोग। आगे देख लीजिए परावैंगनिक किरणें, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। इसका जो है खोज करता है जोहान रिटर। कुछ जगह आपको जो है परावैंगनिक यानी अल्ट्रा वायलेट रे मालूम पड़े ना। परावैंगनिक किरणें का खोज किसने किया? परावैंगनिक किरणें का खोज जोहान रिटर ने किया था परावैंगनिक किरणें खोज। इसका तरंगेज परास कितना? 10 पावर -8 से 10 पावर -6 मीटर तक, और आवृत्ति परास कितना? 10 पावर 16 से 10 पावर 14। देखिए परावैंगनिक किरणें का उपयोग कहाँ क्या था? इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं परावैंगनिक किरणें। अब देखिए दृश्य किसने? जिसको कहते हैं विजिबल रे। हाँ, विजिबल रे का खोज किसने किया है? पता है? क्वेश्चन हमारा पूछता है विजिबल रे का खोज किसने किया है? खोज करता है न्यूटन साहब ने है। अच्छा, विजुअल रे का जो 7 को रंग जो टूट के निकल गया है विवगियोर से, समझे। विवगियोर से याद कीजिए। तरंगेज सबसे अधिक किसका? रेड का होता है। सबसे कम किसका? तो वायलेट, समझे। अब देखिए दृश्य किरणें का खोज करता किसने है? न्यूटन ने। तरंगेज परास कितना होता है? 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर होता है। अब देखिए इसका जो होता है आवृत्ति परास होता है 10 पावर 14 से 10 पावर 12, समझे। एक ही देख लीजिए दृश्य किरणें का उपयोग कहाँ होता है?
दृश्य गिरने की उपस्थिति में वस्तु दिखाई पड़ती है, तो बोले थे दृश्य गिरने के कारण वस्तु दिखाई पड़ती है, समझे? पूछेगा दृश्य गिरने यानी विजुअल डे, खोज करता के न्यूटन, समझे? कौन है? न्यूटन। जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। न्यूटन। हाँ, अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड अवरक्त तरंग। देखिए इसका खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्सेल। अवरक्त तरंग के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्सेल है, विलियम हार्सेल। बहुत बढ़िया। इसका देखिए क्या तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना होता है? 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर, और आवृत्ति प्रकाश होता है 10⁻12 से 10⁻10। आप देखिए उपयोग देखिए, अवरक्त तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? अवरक्त विकिरण का उपयोग कहाँ होता है? ये किरणें उष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में, फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त इंफ्रारेड का। टीवी रिमोट जो हम लोग उपयोग करते हैं सर, उसमें भी इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं हम लोग। अच्छा। फोटोग्राफी जो करते हैं उसमें भी इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है, समझे? अब देखिए लघु रेडियो तरंग देख लीजिए, लघु रेडियो तरंग, शॉर्ट रेडियो वेव्स। वो खोजकर्ता कौन है? हेनरिक हट्टल। इसका देखिए तरंगदैर्घ्य प्रकाश होता है कितना? 10⁻³ से 1 मीटर, या 10⁻³ मीटर से 10⁻2 मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंगें कहलाती है। इसका जो आवृत्ति प्रकाश है 10⁻10 से 10⁻8। अभी हुआ ना, इम्पोर्टेंट जो बाकी है, सही टाइम पर आप पहुँच गए, ठीक है? लघु रेडियो तरंगे का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोवेव और रडार और टेलीफोन में। आप देखे होंगे कि जो है ना बहुत चीज बचा के रखता है बाद में, ताकि वो उसको माहौल बना रहे, ठीक है? वही बचा के रखा हुआ। वही आपके लिए बचा के रखे हैं दोस्तों। अभी बहुत मजा आएगा, आगे देखते जाइएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे, कुछ तबीयत के कारण थोड़ा आवाज़ डोन लग रहा होगा आज, कोई बात नहीं है, ऐसे होता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स। खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। इसका जो है तरंगदैर्घ्य प्रकाश होता है 1 मीटर से 10⁻14 मीटर, 1 मीटर से 10⁻4 मीटर होता है। और 10 इसका जो आवृत्ति प्रकाश होता है 10⁻6 से 10⁻4। और उपयोग देखिए दीर्घ रेडियो तरंगे का उपयोग होता है रेडियो एवं टेलीविजन उपयोग किया जाता है। हाँ, रेडियो एवं टेलीविजन उपयोग किया जाता है। किसका? दीर्घ रेडियो तरंगे का। आप परीक्षा विषय देख लीजिए। आवृत्ति कैसा ही मात्रा, क्या बोले थे आप लोग? कल भी बोले थे, आवृत्ति कैसा ही मात्रा। देखिए हट्टल जो पढ़ा है, आवृत्ति का जो कहते हैं हट्टल, उसको जो है उसका नाम जानते हैं क्या है? का नाम है हेनरिच रिडोल्फ हट्टल। हेनरिच रिडोल्फ हट्टल के नाम से रखा गया। आवृत्ति का ऐसा ही मतलब जो हम लोग हट्टल भी करते हैं, समझे? आज देखिए सेकंड लोलक आवर्तकाल पूछता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। वायु गैस में संचारित ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य। ध्यान दीजिएगा, वायु गैस में संचारित ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। अपन पढ़े हैं अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के लिए कौन चाहिए? ठोस, द्रव, गैस। और जो है आपको लॉन्गिट्यूडिनल वाला का ही बात है। और ट्रांसवर्स में क्या बोले थे? ट्रांसवर्स में अति नहीं चाहिए, ठोस चाहिए, लेकिन द्रव में भी कहाँ? द्रव के सतह के लिए चाहिए, बोले थे ना? ठोस तो चाहिए ही चाहिए ट्रांसवर्स वेव के लिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बोले थे द्रव का सतह जो है ना, उसके लिए सिर्फ यूज होता है, समझे? लेकिन आपको बोले थे आपको अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होगा। तो इसमें लिखा हुआ अनुदैर्घ्य तरंगे का सभी माध्यमों में संचरण हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का लिखा हुआ ना, अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव का सभी माध्यमों में संचरण हो सकता है, कोई दिक्कत। भूकंप आने के समय अपसरब यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछेगा, भूकंप जो आता है उसमें जो है अपन लोग क्या पढ़े थे भूकंप के बारे में? एगो एस तरंगे और पी भूकंप के बारे में पढ़े थे ना? भूकंपीय यदि पी तरंगे रहेगा तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे, और भूकंपीय एस तरंग रहेगा तो किसमें जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे में आएगा। उसे लिखा हुआ यदि खाली दे देगा कि पी तरंगे दे रहेगा, भूकंपीय रहेगा, उसको क्या मारेगा? अवसर मारेगा, इंफ्रासोनिक, समझे? हाँ, अवसर 20 अवसर से कम। बहुत बढ़िया, सही बात है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? भूकंप आने के समय अपसरब यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती है। सोनोग्राफी यानी सोनोग्राफी जैसी जैव पद्धति में परासरब ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में किसका? परासरब। सोनोग्राफी क्या बोले तो परासरब, अल्ट्रासोनिक वेव। एक और ध्यान दीजिएगा, भूकंप आता है तो आवाज पता चलता है आप लोग, बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग अपसर का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नो चलिए, जोर से आए तो पता एक बार लग जाता है। एक मिनट थोड़ा खत्म होने वाला है। सोनार हृदय के कंपन करने से अपसरब तरंगें उत्पन्न होती है।
पूछेगा हृदय हृदय के कंपन जो होता है उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अप्सरा। हाँ, सोनार का वह यंत्र जो ध्वनि तरंगों का पहचान तथा वीडियो रेखन के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी तथा जड़त्व पदार्थ के ऐसे गुण हैं जिसके कारण यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। समझे? देख लीजिए सेना में कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्टन सिटी का प्रयोग किया जाता है। सेना में कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए उस नाम है गाल्टन सिटी गोल्डन सिटी का प्रयोग किया जाता है। देखा सेना सेना में कुत्तों प्रशिक्षण के लिए के लिए कौन सी का प्रयोग किया जाता है? गोल्डन गोल्डन सिटी का प्रयोग किया जाता है। बेतार संपर्क, गोल्डन बेतार संपर्क जिसको बोलता है वायरलेस, अरे ना बेतार वायरलेस बिना मोटर तार क्या है? मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है? वायरलेस है ना, तो उसमें भी वायर लगा देते हैं तो सुन लेते हैं। देखिए बताते हैं बेतार संपर्क में दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। वही पहले अपना लॉन्ग रेडियो वेव्स का, बेतार में किसका लॉन्ग रेडियो वेव्स का यानी दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। समझे? बेतार बना, इसलिए कहीं से पकड़ लेता है, बिना तारों को पकड़ रेडियो। अब देखिए रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म होता है, पूछता है MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ, मैग्नेटिक पूछता है। रेजोनेंस। हाँ, MRI का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। MRI जैसे आप लोग को पूछेगा MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस और उसके बाद इमेजिंग। रेजोनेंस इमेजिंग। हाँ, MRI मशीन में चुंबकीय तरंगे का उपयोग करता है। MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम में गतिमान वस्तु के लिए मैक्स संख्या का मान 1 से अधिक हो तो गतिमान वस्तु रॉकेट, वायुयान, बंदूक, गोली पीछे माध्यम में एक शोकाकार विक्षोभ का निर्माण करती है या शोकाकार विक्षोभ प्रगाती तरंगे करते हैं। समुद्र में मोटर वाहन, सुनिए, समुद्र में मोटर बोट ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलने पर भी प्रगाती तरंगे उत्पन्न होती है। ऐसी तरंगे वो तरंगे कहलाती है, BOW, वो वेव्स। हाँ, जहाँ समझाने होगा वहाँ समझा देंगे, वो लगता है समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए। हाँ, ये समझाना ये चाह रहे थे, वायुयान की गति को मैक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। वायुयान की संख्या किससे? मैक संख्या। वायुयान की गति किसमें? मैक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। समझे? अब देखिए जब दो एक जैसे अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगे किसी आबद्ध माध्यम में एक ही चाल से विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण से एक नई तरंगे उत्पन्न होती है जो अस्थिर प्रतीत होती है, वह तरंगे प्रगामी तरंगे कहलाती है। देखिए आज जो है ना इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे इसी बारे में जो पढ़े हैं, ठीक है? आप आ जाइएगा सर यहाँ पर, चल निकल जाएंगे। बढ़िया। ये मेरा क्लास उनका है क्लास। अब बैठे ना यहाँ पर, देखिए अच्छा है, यहाँ बैठिए, आइए ना यहाँ पर। कौन क्लास? का क्लास आइए ना। ऑनलाइन। ऑफलाइन। ऑनलाइन। कल कहाँ क्लास था? अभी कल तो नहीं रहता है। क्या कहते हैं सर, PDF निकाल लीजिए या तो इसे बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले कल पीछे बढ़े हैं, एक बार रिविजन करते हैं पीछे का, आगे बढ़ते हैं। आज का दीजिए ना। आज का करते हैं। देखिए पराध्वनिक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बताते हैं, ब्रह्मोस आप लोग जानते हैं, ब्रह्मोस BRAHMOS, समझे? ब्रह्मोस पहले जो है उससे का ब्रह्मोस जो है किस किस देश मिलकर बनाता है? ब्रह्मोस। हाँ, भारत और कौन? रसिया। रसिया। भारत और रसिया मिलकर ब्रह्मोस बनाता है। ब्रह्मोस से पहले जो है 2016 में देखिएगा, 2016 से पहले जो है उसका नाम था ब्रह्मोस से पहले MTCR था, जो रसिया बनाता था, समझे? भारत नहीं बनाता था। लेकिन 2016 के बाद यानी 2016 में इंडिया और रसिया मिलकर ब्रह्मोस नामक मिसाइल लॉन्च किया। अच्छा, ब्रह्मोस। जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मोस इसको बुलाया जाता है। देखिए होता क्या है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, समझे? तो ब्रह्मोस है तो क्या कहते हैं ब्रह्मोस और मोसाका है कहाँ का? रसिया की नदी है। मोसाका है रसिया की नदी। ब्रह्मोस कहाँ का नदी है? भारत का नदी। और मोस्कावा कहाँ का है? मोस्कावा रसिया का है। इधर से ले लिया BRAH ले लिया और मोस्कावा का ले लिया MOS ले लिया, ये दोनों जोड़ के बना दिया ब्रह्मोस, समझे? तो 2016 में आया है ब्रह्मोस। पूछेगा ब्रह्मोस जो बनाता है उसमें किन किन 2 देशों से मिलकर बनता है? इंडिया और रसिया के सहयोग से। रूस है ना? हाँ, इंडिया और रसिया, रूस वही हुआ। रसिया। हाँ, इसका जो है ना, इसका जो चाल होता है 2.8 मैक होता है। कितना होता है? 2.8
8 मैक होता है, आप लोग पढ़े हैं 1 मैक से अधिक रहेगा, 1 से मैक्स से 1 अधिक से मैक से रहेगा अधिक तो रहेगा उसको बोले थे क्या सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक रहेगा तो उसको हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। 1 मैक्स अधिक रहेगा सुपरसोनिक सुपरसोनिक और 5 मैक्स अधिक रहेगा तो हाइपरसोनिक। तो 1 मैक से अधिक है नहीं, ये कौन सी का सुपरसोनिक हो गया, कौन सी ब्रह्मोस। देखिए इंडिया प्लस रशिया से मिलकर बना है ब्रह्मोस, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 2016 में हाँ पूछेगा कि ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है कौन सी के नाम पर पड़ा है, नदी नदी के नाम जो रशिया की नदी था कौन सी, तो इंडिया का नदी था। मोसकावा था, और इंडिया का क्या था, ब्रह्मोस था। ब्रह्मोस BREH ले लिया इधर से इंडिया का, और मोसकावा में MOS ले लिया, ऐसे हो गया कौन सी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हो गया, समझे। इसका रेंज पूछता है, रेंज परास कितना हो, समझे। ब्रह्मोस का वो होता है 290 किलोमीटर, यानी फर्स्ट स्टेज में इसका 290 किलोमीटर तक उसका जो है रेंज है, उसका 290 किलोमीटर तक वो जो है ना हमला कर सकता है ब्रह्मोस, समझे। लेकिन सेकंड स्टेज में ही आपको 450 से 600 किलोमीटर तक हो जाएगा, वहाँ तक मार कर सकता है, सोच लीजिए ब्रह्मोस का। फर्स्ट स्टेज कितना 290 किलोमीटर, और सेकंड स्टेज में कितना प्रपोजल है 450 से 600 किलोमीटर, समझे। आगे देखिए, यदि किसी सिंपल डिफिनेशन देख लीजिए, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो वह पराध्वनिक वस्तु कहलाती है। ध्वनि की चाल कितना, ध्वनि की चाल वस्तु की चाल से, यदि क्वेश्चन ये है यदि किसी वस्तु की चाल यदि ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगा ना तो कौन सी पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वस्तु का रहेगा। ये ध्वनि क्या कहते हैं आपको, मान लीजिए किसी वस्तु का चाल है, यदि ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगा, समझे, तो क्या हो जाएगा, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वस्तु कहलाएगा, समझे। ये हो गया सिंपल डिफरेंस है। एडवांस डिफरेंस क्या है देख लीजिए, यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से 5 मैक के बीच में हो तो वह पराध्वनिक वस्तु कहलाता है। ये एडवांस हो गया कितना, यदि किसी वस्तु की चाल वास्तविक चाल कितना होना चाहिए, 1.2 मैक से 5 मैक के बीच में हो तो उसको क्या कहेंगे, पराध्वनिक कहेंगे, समझे। हाइपरसोनिक। पराध्वनिक हो गया ना, पराध्वनिक हो गया, सुपरसोनिक हो गया, 5 से अधिक हाइपर हो गया, अति 5 से अधिक हो गया ना, उसको कहते हैं अति पराध्वनिक करते हैं, उसी कहते हैं हाइपरसोनिक। हाइपर मतलब कि ना हाइपर हो जाना, अति हो जाना, समझे, वो अति हो गया हुआ और विनाशकारी हो गया ना, समझे। अब देखिए 1 मैक बराबर, क्वेश्चन पूछता है 1 मैक बराबर होता है कौन सी, 1 मैक यदि रहेगा ध्वनि की चाल जितना होता है ना उसको कहते हैं 1 मैक। ध्वनि की चाल होता है 340.2 मीटर पर सेकंड में होता है, समझे। देखिए होता है नीचे में लिखा हुआ है, यदि चाल रहेगा 1.2 से 5 मैक रहेगा उसको कहेंगे कौन सी, सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक रहेगा चाल हाइपरसोनिक, उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। कोई दिक्कत, अति पराध्वनिक चाल। हाँ कोई दिक्कत। 5 मैक से कम रहेगा तो यानी 1.2 से 1.2 मैक से 5 पराध्वनिक, रहेगा तो उसको सुपरसोनिक। उसको कहेंगे सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक चाल रहेगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। यदि किसी वस्तु की चाल 5 मैक से ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। 5 मैक से अधिक कौन सी, हाइपर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाल यदि है 0.8 मैक से कम, यानी चाल जो है क्या हो, चाल जो है 0.8 से, यानी चाल जो है ना, चाल अधिक हो कितना, 0.8 से अधिक रहेगा उसको, यानी अब चाल जो है 0.8 से अधिक रहेगा, 8 मैक रहेगा, 0.8 मैक रहेगा उसको कहेंगे सबसोनिक। यदि चाल कितना 0.8 से अधिक रहेगा उसको क्या कहेंगे, सबसोनिक। लेकिन चाल यदि 0.8 से 1.2 के बीच में रहेगा तो सोनिक। यदि 0.8 से कम रहे चाल उसको कहेंगे कौन, क्या कहेंगे, सबसोनिक। और यदि चाल लेगा 0.8 से 1.2 मैक रहेगा उसको कहेंगे ट्राइसोनिक, यानी 0.8 से 1.2 रहेगा कौन सी, ट्राइसोनिक। ये दोनों तो जानते ही हैं, 1.2 मैक से 5 मैक रहेगा तो उसको तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक रहेगा हाइपरसोनिक। दोनों जानते ही हैं, ये दोनों याद कर लीजिए। यदि 0.8 से मैक से कम रहेगा चाल ट्राइसोनिक, ट्राइसोनिक नहीं 0.8 से कम के बारे में, हाँ 0.8 से 1.2 रहेगा तब ट्राइसोनिक, उससे पहले रहेगा तो हाँ 0.8 से कम रहेगा उसको क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे, सबसोनिक। हाँ समझे, कुछ एडवांस है इसमें। मैक संख्या देख लीजिए, मैक संख्या में फर्क पड़े हैं, उसका होता क्या है, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, उसी कहेंगे कौन सी, मैक संख्या। ऊपर में वस्तु की चाल कितना है, अब नीचा में ध्वनि की चाल कितना है, इसलिए बोले थे यदि ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगा ना कौन सी वस्तु की चाल, उसको क्या बोले थे, उसी को तो बोले थे हाइपरसोनिक। हाँ हाइपरसोनिक बोले थे हाइपरसोनिक में, हाइपर ना 5 से अधिक, नहीं सॉरी 2 से अधिक, उसको सुपरसोनिक बोले थे ना, 2 से अधिक में। हाँ मतलब 2 से अधिक 5 से नीचे। हम ये बोले थे यदि ध्वनि की चाल, यानी क्या कहते हैं वस्तु, ध्वनि की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगा कौन सी वस्तु की चाल, उसको
क्या होगा? उसी बोले कि सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। सुपर पराध्वनिक वही हो गया ना, पराध्वनिक वस्तु का लेता। देखिए चाल का, यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से 5 समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग है? हाँ सोनार का, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। SONAR। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सोनार, ठीक है। और इको देख लीजिए, इको 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 समझते हैं अभी? हाँ हेलो प्रतिध्वनि हेलो 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 जो हाँ। प्रतिध्वनि होता है उसमें, देखिए इको। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रतिध्वनि जो है किस पर काम करती है? देखा ध्वनि परावर्तन, ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का विवर्तन किस पर बोलेगा? ध्वनि का परावर्तन कर, जो कि जाता है फिर टकरा के वापस आता है। बाबा से डरना। तो पूछता है इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस शुड भी कितना होना चाहिए? 17.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, समझे? प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको गूंज सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.15 मीटर, या कहीं पर लिखा हुआ 16.6 मीटर भी लिखा हुआ, कहीं पर 17 मीटर भी लिखा हुआ। एगो रेंज दे दिया है, समझे? इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर दिया हुआ 17.15 मीटर दिया हुआ, समझे? न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए, गूंज सुनने के लिए, समझे? इको सुनने के लिए इको सुनने के लिए 17.15 17.15 मीटर होना चाहिए, न्यूनतम दूरी होना चाहिए। दूरी यानी 17.5 मीटर की दूरी होना चाहिए न्यूनतम। इको तभी आप सुन सकते हैं, जैसे बोलिएगा हेलो, फिर वो बोलेगा हेलो 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 हेलो। अच्छा उतना दूर होना चाहिए। 17.15 मीटर या 17 मीटर 17 मीटर हाँ लगभग। लगभग 17-18 मीटर। हाँ नहीं 17.15 या 17 मीटर, 16.6 मीटर भी कहीं देता है। अच्छा 17 मीटर 17 मीटर मान लीजिए ओवरऑल 17 मीटर चाहिए। 17 मीटर के रेंज में रहेंगे तब तब आप क्या करते हैं, इको सुन सकते हैं, गूंज सुन सकते हैं मिनिमम दूरी। उससे अधिक रहेगा तो आप सुन ही जाइएगा ना, लेकिन गूंज के लिए उतना चाहिए दूरी। तब नजदीक आप- रहेंगे तो नहीं सुना। उससे नजदीक रहेगा तो नहीं सुन पाइएगा ना, गूंज नहीं सुन पाइएगा, अच्छा हेलो हेलो जो होते रहता है उन्हें पता। नहीं नहीं सुन पाएगा। ओहो। देख लीजिए। जैसे कहते हैं हेलो, फिर उधर कहता है हेलो, हाँ समझे? देखिए चेक 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 हाँ, लेकिन ये किया है प्रतिध्वनि जो सुनते हैं तो माइंड में कितना देर तक बना रहता है? क्वेश्चन ये है। ठीक क्वेश्चन है। हाँ 0.1 सेकेंड, इतने देर। हाँ 0.1 सेकेंड या 1 बटे क्या कहते हैं 0.1 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। हाँ 1/10 सेकेंड तक जो है ना माइंड में रहता है, यानी 0.1 सेकेंड। 0.1 1 सेकेंड से भी कम हो गया। बहुत 10वां भाग। बहुत कम हो गया, ठीक है। इतने देर। इतने देर तक आप उसको रख- हेलो बस इतला चल गया। हाँ उसको देखिए, वो क्वेश्चन पूछता है, प्रतिध्वनि जो सुनते हैं तो माइंड पर जो है यानी आपके अथी पर जो है कितना ये देर सब तक कहाँ बना ऐसे रहता है? बड़े 0.1 इसमें पढ़े थे। उसमें नहीं है, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होता है, समझे? चाल नदी के बताता है, चाल के लिए कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनिक चाल कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड, समझे? 300 पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनिक चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनिक चाल उसमें है 332 मीटर पर सेकंड। और आपको जो है 25 डिग्री पर 346 346 भी है, कहीं 343 है लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा ओवरऑल 346 बुक में दिया हुआ है। 340 ये 25 डिग्री क्या है? तापमान है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब का बात, अच्छा तब ध्वनि की चाल इतना होगा 346। जब 0 डिग्री रहेगा तो 332 मीटर पर सेकंड उसका चाल 332 होगा, ध्वनि का चाल, समझे? जब टेम्परेचर 0 डिग्री कर लीजिएगा तब उसका क्या होगा? चाल उतना हो जाएगा, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? हाँ। बात है, आगे देखिए, आगे देखिए, आप आगे समझ जाइएगा। मैंने यहाँ पर देखिए, वो पिंड जिसकी चाल 1 मैक संख्या से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है एक सुपरसोनिक, में से अधिक सुपरसोनिक। बिल्कुल सुपरसोनिक कहेंगे, कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया सुपरसोनिक। आज एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज, इसको तो बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ाइए। 1 से अधिक और 5 से कम में सुपरसोनिक है ना? हाँ हाँ सुपरसोनिक है, 5 से कम 5 से अधिक रहेगा तो उसको है हाइपरसोनिक। बिल्कुल सही। 0.8 से 1.2 रहेगा तो ट्राइसोनिक। बिल्कुल सही, ट्राइसोनिक। और 0.8 से कम रहेगा मैक तो वो उसको क्या बोले थे? आपसे कम रहेगा, ये हाथ कम रहेगा। सब सोनिक, सब सोनिक। हाँ सब सब सोनिक, सोनिक। सब सोनिक। सब सोनिक। आप आ जाइए यहाँ पे, गूंज, रिवर्बेरेशन, गूंज होता क्या? थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती है। थिएटर की दीवारें खासकर कौन चीज? लकड़ी की बनाई जाती है। थिएटर से ना हो, समझे? ताकि वो अपने अंदर गूंज को अवशोषित कर सके। देखिएगा खुरदरा टाइप बनाया जाता है, अंदर सिनेमा में आइएगा ना, खुरदरा टाइप से, ताकि आपका आवाज़ को जो है ना अवशोषित कर दे, ज़्यादा वो गूंजे नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप जाइएगा हॉल में, देखिए खुरदरा टाइप से होता है, ताकि जो है ना ऊपर में भी जो है ना आपका चीज आपका चीज देता है कि ताकि गूंजे नहीं जाता, टकराए नहीं आवाज़।
जानते हैं चारों तरफ से पैक रहेगा तो बुझेगा, जानते हैं ना, बुझने के लिए कितना 17.15 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए मिनिमम दूरी। 16.5 ये कितना दूरी का रहता है हाउस, देख सकते हैं, समझे। इसीलिए दीवार को देखिएगा खुदरा टैक्स बनाया जाता है, लकड़ी का वहाँ पर लकड़ी का भी बहुत जगह बनाया जाता है, अथी करके काठ सबका, समझे, खुदरा टाइप से, या वैसे भी क्या करते हैं सिस्टम से करके बनाया जाता है ना खुदरा टाइप से, ताकि उसको अवशोषित कर ले उस आवाज़ को, गूंज को। हाँ गूंज को अवशोषित कर ले। देखा हमारे थिएटर की दीवारें, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती है। अब जाइएगा एक बार थिएटर में, उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी गए कहाँ? ताकि वो अपने अंदर गूंज को अवशोषित कर सके, समझे। आप सोनार जो पढ़े हैं आप लोग, सोनार का फुल फॉर्म क्या बोले हैं, सोनार का फुल फॉर्म क्या पढ़े हैं? आप गए हैं? हाँ बिल्कुल, सोनार का फुल फॉर्म हाँ, रहता है उसमें। अरे यहाँ के बारे में बोले, थिएटर मतलब ये समझिए, ना कि वो, समझे, ध्यान दीजिए, सिनेमा हॉल के बारे में देख लीजिएगा। हेलो, सोनार का देख लीजिए, सोनार, सोनार फुल फॉर्म क्या बोले थे, क्वेश्चन बार बार पूछता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन, सोनार, एसओ यानी एसओ तो हो गया, एसओ से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, एन से तो हो गया, ए से हो गया एंड, और आर से हो गया रैंकिंग। देखिए सोनार का उपयोग क्या बोले थे, पराशरफ बोले थे ना, पराशरफ रंगों पर कार्य करती है। सोनार का उपयोग पढ़े थे ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक उसका उपयोग करते सोनार का, कल भी पढ़े थे। समुद्र की गहराई। हाँ इसमें भी सोनार क्या करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक का वेव का उपयोग करते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाना। हाँ इसमें भी वही उसी का उपयोग करते हैं। कल तो इसका उदाहरण बोले, ध्यान दीजिएगा। अब सोनार का उपयोग क्या कहाँ, समुद्र की गहराई प्राप्त करने में, समुद्र की गहराई प्राप्त करने में किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। फेदोमीटर का भी करते हैं, फेदोमीटर नहीं रहे तो उसका भी सोनार कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। अब देखिए समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाज का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार में बोले थे वो क्या था, अल्ट्रा वायलेट मानी अल्ट्रासोनिक तरह के, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स पर कार्य करता है। कौन? सोनार। देख ले, इलास्टिसिटी लोस्टा का उर्दू में पढ़े थे, स्टील रबर से अधिक प्रत्याश होता है, समझ रहे हैं। स्टील जो होता है, स्टील को आप ज़्यादा दूर तक नमरा सकते हैं रबर के अपेक्षा, सही बात है। इसलिए बोलता है स्टील जो है ना रबर के अपेक्षा अधिक प्रत्याश होता है, इलास्टिसिटी, इसको नमराना, इसको कहते हैं लोस्टा। आप देखिए शॉक ऑब्जर्वर स्टील से बने होते हैं। शॉक ऑब्जर्वर किसका होता है? अपना नहीं समझ सकते हैं, ऑब्जर्वर कैसा है, स्टील का बना होता है, क्योंकि स्टील का प्रत्याशा बहुत ऊंचा होता है। आप देखिए ध्वनि का डॉपलर प्रभाव पूछता है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब आया? 1842 में। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव उसमें डॉपलर, अच्छा, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब आया है? 1842 में। लिख सकते हैं उसको, ऊपर में लिख लीजिए 1842 लिख लीजिए, 1842 डॉपलर प्रभाव कहाँ? 1842 में आया है। क्वेश्चन पूछ देता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब आया है? 1842 में आया। आप देख लीजिए आगे होता क्या है इसमें। देखिए आवृत्ति अधिक रहेगा तारत्व अधिक रहेगा, और आवृत्ति कम रहेगा तो तारत्व कम रहेगा। दूरियां बढ़ने पर आवृत्ति कम महसूस होती है, आवृत्ति कम रहेगा तो पिच कम होगा। लड़की में बोले थे उस दिन, लड़की के बारे में क्या बोले थे? तारत्व अधिक होता है, पिच अधिक होता है, और उसमें कहते आवृत्ति भी कौन सी होता है? अधिक पाया जाता है। लड़की और बच्चा में का देखिएगा, बच्चों का आवाज़ दूर हो जाता है, लड़की का आवाज़ और क्या कहते हैं, लड़की का आवाज़ तो यही है, और बच्चा का आवाज़ कौन सी होता है? मेन यही होता है, समझे। आगे देखिए, जब प्रेक्षक और ध्वनि के स्रोत के बीच, और ये 10 मिनट। हाँ सर आइए ना। 10 मिनट 15 मिनट फिजिक्स अच्छी चल रहा है, फिजिक्स से चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स ठीक है। अभी 10-15 मिनट लगेगा, तब तक देखते हैं, लेट से स्टार्ट किया देख लीजिए आगे है क्या। जब प्रेक्षक और ध्वनि के श्रोता, प्रेक्षक यानी कौन की हुआ है? प्रेक्षक समझते हैं किसको कहता है? ऑब्जर्वर जो हमको क्या कहते हैं सुन रहा है, समझे। और ध्वनि के श्रोता यानी सोर्स, जो आपको ध्वनि सोर्स आपका है। जब प्रेक्षक और ध्वनि के स्रोत के बीच सापेक्ष गति, यानी इधर से भी आप आइए, उधर से भी हम आए, यानी एक दूसरे के तरफ, आप उधर से आइए हम इधर से आए, तो क्या कहते हैं, एक दूसरे के बीच सापेक्ष
गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में एक आभासी परिवर्तन होता है, इसे ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। जब प्रेक्षक और ध्वनि के स्रोत के बीच, प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर यानी सुनने वाला, आप मान लीजिए कि हम इधर से बोल रहे हैं, आप उधर से सुन रहे हैं, आप नजदीक आइएगा तो क्या होगा, आपके जो ध्वनि में जो एक आभासी परिवर्तन होता है, समझे। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। कब आया डॉपलर इफेक्ट, कब आया है? 1842 ईस्वी में आया। आप देखिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव क्या बोले थे, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितना बोले थे ध्वनि की चाल, 332 मीटर प्रति सेकंड, बहुत बढ़िया। जब 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 343 मीटर प्रति सेकंड, और 25 डिग्री रहेगा तो 346 मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर अधिक होगा ना तो ध्वनि की चाल भी अधिक रहेगा। टेम्परेचर अधिक, ध्वनि की चाल भी आप अधिक। ज़्यादा देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 332, हाँ हाँ हाँ। तो 22 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 343 मीटर प्रति सेकंड, 25 डिग्री पर 346 मीटर प्रति सेकंड। चाल तो इसलिए जो है टेम्परेचर अधिक तो ध्वनि की चाल भी अधिक। अधिक। जोर से बोलिए। और 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ध्वनि की चाल कितना होगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, अब आप लोग ऊपर भी कि हम 25 डिग्री 22 डिग्री है, यदि पूछेगा 0 डिग्री ऊपर भी कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्वेश्चन पूछेगा 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना होता है उसका चाल, 0.61 मीटर प्रति सेकंड होता है। 0.61 ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ेगा ध्वनि का चाल, समझे। आप देख लीजिए ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर जो है ना आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि v बराबर पर है विकल्प से f लैम्डा पर है, f फ्रीक्वेंसी लैम्डा तरंग रेट, आप लोग जानते हैं ना, सुनिए ना, तरंग रेट बढ़ाइएगा तो क्या कहते हैं, तरंग रेट बढ़ाइएगा तो आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति बढ़ाइएगा तो तरंग रेट बढ़ेगा, समझे। तो v हो गया चाल, चाल बराबर कौन सी हो गया यहाँ पर, v बराबर f लैम्डा, समझे। इसलिए जो है ना ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है ध्वनि की चाल पर, यानी चाल बराबर तो ये होता है f लैम्डा होता है, f यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्घ्य, यानी आपको बता देते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल को क्या बोले हैं, चाल बोलते हैं, ध्वनि की चाल बोलते हैं। ध्वनि की चाल पर जो ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, अपन लोग कल भी पढ़े थे, तो घनत्व कम रहेगा, देखिए एटॉमिक नंबर कम रहेगा तो घनत्व भी कम रहेगा, लेकिन उसका चाल कौन सी होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा तो मतलब हाइड्रोजन 1 नंबर एटॉमिक नंबर, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का क्या बोले थे, घनत्व कम होता है लेकिन चाल अधिक होता है, स्पीड घनत्व अधिक होता है हाइड्रोजन में, किसकी अपेक्षा, हीलियम की अपेक्षा, समझे। इसलिए हम लोग गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस महंगा होता है, इसलिए जो है हीलियम गैस का जनरली उपयोग करते हैं, गुब्बारा और सब में भी ज़्यादा करके हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का महंगा होता है, उसमें गुब्बारा को हाइड्रोजन गैस ही करते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन गैस भर देते करके हीलियम गैस भी करते हैं। गुब्बारा में मतलब भर सकते, लेकिन आप कहिएगा ना ऑप्शन यदि रहेगा तो हाइड्रोजन गैस मारेंगे, समझे। देखिए ध्वनि की आप देखिए, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हीलियम रहेगा, हीलियम, हाँ हीलियम मारेंगे, आराम से मारेंगे, हीलियम ही भरा जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन रहेगा तो आप हीलियम आराम से मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए घनत्व कम रहेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप देखिए आगे बढ़ाइए, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्वनि आप बोल रहे हैं प्रेशर दाब रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, समझे। आर्द्रता यदि अधिक रहेगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगा। आर्द्रता समझते हैं किसको कहता है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोला जाता है, समझे। आप ध्यान दीजिएगा, ठंडी के मौसम में देखिएगा कि हमको दूर से आवाज़ आता है यहाँ पर, जैसे हम रेलगाड़ी ट्रेन है ना, 18 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर रहेगा, ठंडी मौसम में सुनिएगा कभी कभी आवाज़ आता है। वैसे भी देखिए ठंडी के मौसम यदि सिटी कहीं बजाता है तो यहाँ तक आवाज़ आता है। आर्द्रता अधिक रहेगा, ध्वनि की चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो सब पूछता है आर्द्रता यदि अधिक रहेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, यदि घनत्व कम रहेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, क्या, घनत्व यदि कम रहेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आर्द्रता अधिक रहेगा तो ध्वनि की चाल भी कौन सी होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा, समझे। अब देखिए शुष्क वायु आर्द्र वायु की अपेक्षा अधिक घनत्व वाली होती है, घनत्व अधिक रहेगा
तो ध्वनि की चाल क्या होगा, कम होगा। लेकिन आर्द्रता अधिक रहेगा आर्द्रता तो अगर कम हो ज्यादा होगा ध्वनि चाल बढ़ेगा। बिल्कुल, आर्द्रता यदि कम रहेगा तो ध्वनि की चाल घटेगा, क्योंकि जानिए ना गर्मी के मौसम में आर्द्रता ज़्यादा पाएगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाया जाएगा, उतना दूर आवाज़ नहीं है ना, ठंडी मौसम में दूर तक आवाज़ आता है। हाँ, आर्द्रता अधिक ध्वनि चाल भी अधिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे इंपॉर्टेंट यहाँ है। यहाँ से क्वेश्चन यदि एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से उठा के देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम यदि नहीं पूछा हो TRE1 TRE2 TRE3 तो सब में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये होता है कितना, 7 प्रकार का होता है। हाँ देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे के बारे में जान लीजिए क्या होता है। क्या जब आप लोग पढ़े विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसा होता है, यांत्रिक तरंगे होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। ये बोले थे कि निर्वात में भी ये चल सकता है, समझे, निर्वात में भी चल सकता है। कौन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, समझे। अब देखिए ये निर्वात में भी चल सकती है, जो लिखा हुआ है, जैसे हो गया प्रकाश, प्रकाश जानते हैं, निर्वात तो जहाँ पर माध्यम नहीं रहेगा वहाँ पर भी भ्रमण करेगा, समझे। अब देखिए प्रकृति में वोल्टी ट्रांसवर्स, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे है केवल अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखिए बताते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, एक तो पढ़े हैं यांत्रिक तरंगे, दूसरा पढ़े हैं अयांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो अयांत्रिक तरंगे हैं, समझे। यांत्रिक तरंगे में 2 प्रकार के पढ़े हैं, तो ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा पढ़े थे अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये जो है ना केवल जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उदाहरण यदि पूछेगा कैसा है, केवल अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग बोले थे ट्रांसवर्स वेव से तरंग का केवल इसमें तरंग इसमें जो होता है तरंग का जो होता है 3 नंबर होता है, इसमें ट्रांसवर्स भी पढ़े थे परपेंडिकुलर, टीपी से बोले थे आज कल। आप देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे है क्या, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल सकता है। तो सब पूछेगा निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है, 3×10⁸ बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना होती है, 7 प्रकार की। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितना, 7 प्रकार के। क्वेश्चन पूछेगा, इसको सीरियल याद करना पड़ेगा। जैसे रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, दूसरा आ गया माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, तीसरा होता है इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, चौथा होता है विजुअल रे, उसको क्या कहते हैं दृश्य तरंगे, और पांचवा होता है कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रे, उसको कहते हैं परावैगनिक किरणें, और क्या कहते हैं छठा होता है आपको एक्स रे। अच्छा, सातवां क्या होता है गामा रे, एक्स रे और गामा रे होता है। तो क्या कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितना, 7। बोलिए सबसे पहले कौन, रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल वेव्स, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे। फिर से एक बार बोल दीजिए, रेडियो वेव्स पहला, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, चौथा विजुअल रे, पांचवा अल्ट्रासोनिक अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद छठा एक्स रे, लास्ट में कुछ हो गया गामा रे। अब देखिए इसी से यहाँ दर्शा देंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नीचे क्या रखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। सबसे पहले यही क्वेश्चन दे दिया, 7 गुना, ये 7 को याद कीजिए, यही ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ऑप्शन सुनिएगा, वनली अल्फा रे। अल्फा रे पढ़े हैं अपन लोग, अल्फा रे कहाँ पढ़े हैं, देखिए अल्फा रे है कहाँ, एक्स रे पढ़े हैं, गामा रे, अल्फा रे पढ़े हैं, नहीं पढ़े। तो फिर कैसे करते हैं, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, नहीं है। ओनली बीटा रे पढ़े हैं, बेटा नहीं पढ़े, बीटो नहीं पढ़े हैं, लेकिन गामा रे पढ़े हैं ना, पढ़े हैं। तो बोल देगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन है, गामा रे। आप तो उसमें मार देते हैं अल्फा रे पढ़े हैं, बीटो रे पढ़े हैं, क्या समझे। लेकिन एक्स रे या गामा रे ये है, एक्स रे गामा रे, रेडियो है, लेकिन अल्फा रे बीटा रे है नहीं, अल्फा बीटा नहीं। वही पूछ रहे हैं, पूछ देगा सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। लेकिन जानते हैं ऑप्शन यदि यहाँ ऑप्शन यदि बदल दे, यदि यहाँ विद्युत चुम्बकीय जगह पर दे देगा, यहाँ पर क्या जानते हैं, यदि यहाँ पर ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेव्स है। रेडियो एक्टिव वेव में तीनों आ जाता है, अल्फा रे बीटा गामा तीनों आ जाता है, समझे। यहाँ यदि रेडियो एक्टिव वहाँ पर दे देगा आपको, रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रियता तब दे देगा कौन है इसमें, तो तीनों आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा रे तीनों। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन है, समझ रहे हैं। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग अल्फा बीटा नहीं होगा, अल्फा बीटा होगा, एक्स रे है, गामा रे है, समझ रहे हैं। ऐसा देखिए क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा नहीं होगा नहीं ना होगा। अब यहाँ देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सुनिएगा, एक त्वरित आवेश के द्वारा होता है, ऑप्शन में और सब यह आवेशहीन सूक्ष्म द्वारा, एक स्थितित आवेश द्वारा, एक गतिमान आवेश द्वारा। एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, एक त्वरित आवेश द्वारा होती है। अब देखिए सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशहीन होती है, सभी विद्युत चार्जलेस होती है। कुछ जगह सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, कौन सा होता है, चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है, उसमें चार्ज नहीं पाया था, समझे।
वो जो अपना लोग पर विकिरण है, कितना से रेडिएशन इसको कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को जो है आप रेडिएशन भी कर सकते हैं, विकिरण भी कर सकते हैं। विकिरण में होता है चार्ज होता है, आवेशीन होता है, चार्जलेस होता है। क्वेश्चन दे देगा, देखिए सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसा होता है, आवेशीन होता है, चार्जलेस होता है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एक त्वरित आवेश से पैदा होती है। आ गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसा होता है, एक त्वरित यानी एसिलेटेड चार्ज है, समझे, त्वरित आवेश से पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? अब तो सुनिएगा, आगे देख लीजिए। हाँ अभी पढ़े हैं कौन कौन, सात को पढ़े हैं ना, सात को कौन सी पढ़े, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े हैं, बोल रहा ऊपर ऊपर। सबसे पहले रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, चौथा है विजुअल रे, पांचवा हो गया कुछ अल्ट्रा वायलेट रे, छठा हो गया एक्सरे, और सातवां हो गया कुछ एक्सरे गामा रे। तो यादें हैं, ऊपर में रेडियो पहले सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा आवाज कम सुनाई देता है, माइक्रोवेव। सबसे पहले रेडियो सुनते हैं, थोड़ा आवाज कम जाता है तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, अवरक्त हो गया, उसके बाद विजुअल रे फिर दिखाई पड़ता है, विजुअल रे के बाद कौन सी अल्ट्रासोनिक, तब ज्यादा कोई परासोनिक अधिक देता है, अल्ट्रासोनिक, एक्सरे, उसके बाद गामा रे। एक्सरे गामा रे तो याद हो गया, पहले एक्सरे उसके बाद गामा रे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, आप नजदीक आ जाइए, बता देते हैं यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझना है। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ ध्यान दीजिए, होता क्या है यहाँ पर। सबसे पहले रेडियो वेव्स पढ़े हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रे, अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे गामा रे। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगेज मेरा घटते जाएगा, तरंगेज जो होगा कौन चीज घटते जाएगा, लेकिन मैक्सिमम किसका तरंगेज सबसे अधिक होगा, इसका मैक्सिमम तरंगेज होगा किसका, रेडियो वेव्स का। सबसे कम किसका होगा, गामा रे का होगा। लेकिन ऑप्शन से मान लीजिए रेडियो वेव्स का हटा देगा, ऑप्शन यही तीनों चारों दे देगा, तो आप ऊपर से लिखा लीजिएगा, याद रहेगा, ऑर्डर तब नहीं याद कीजिएगा। तो सबसे अधिक तरंगेज वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स का सबसे अधिक तरंगेज वेवलेंथ का बात बोल रहे हैं, वेवलेंथ। और सबसे कम होता है तरंगेज किसका, गामा रे। अपन लोग पढ़े हैं, तरंगेज का उल्टा होता है कौन सी, आवृत्ति। जिसका तरंगेज अधिक उसका आवृत्ति कम, पढ़े हैं उल्टा, बोले थे ना उल्टा होता है, इसका तरंगेज अधिक। हाँ आप देखिए, अब रेडियो वेव्स का तरंगेज सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति इसका कम होगा, लेकिन आवृत्ति कम होगा लेकिन एनर्जी सबसे अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होगा लेकिन एनर्जी अधिक होगा, समझे समझे। देखिए बताते हैं, तरंगेज अधिक इसका रेडियो वेव्स का, सबसे कम गामा रे का, लेकिन इसका जो है तरंगेज तो अधिक है, लेकिन रेडियो वेव्स का आवृत्ति क्या है, कम है। लेकिन आवृत्ति कम है, ऊर्जा भी क्या कहते हैं, आवृत्ति कम है तो आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कम है, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कम है, लेकिन आवृत्ति अधिक हो गया किसका, गामा रे का। गामा रे का जानते हैं कि तरंगेज कम होता है लेकिन इसका आवृत्ति अधिक होता है और एनर्जी भी अधिक होता है। हम लोग जानते हैं गामा रे का वेधक क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा रे का वेधक क्षमता सबसे अधिक जानते हैं देता है, अब पढ़े हैं ना, पीछे भी पढ़े हैं, गामा रे का सबसे अधिक वेधक क्षमता होता है, यही लिए होता है। ऊर्जा अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी अधिक होता है और ऊर्जा भी तरंगेज कम होता है। इसका क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, ऑप्शन 4 उठा देगा या यही पूछ देगा। अब विजुअल रे जो अपना लोग पढ़े हैं यहाँ पे, विजुअल रे क्या क्या बोले थे, किसने किया था विजुअल रे का, न्यूटन कुछ किया था विजुअल रे का, कुछ करता न्यूटन है। सबका खोज करता बताएंगे, सबका खोज करता पूछता है, इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मान लीजिए होता क्या है, विजुअल में हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या करता है, मेरा आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी मेरा, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी मेरा बढ़ेगा। आवृत्ति की बात बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी, यहाँ पर क्या है गामा रे का मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या है, विजुअल रे देखिए, विजुअल रे बोले थे विब्ग्योर से आती है, ऊपर में विब्ग्योर यानी नीचे से लिखिए VIBGYOR, VIBGYOR, आर देखिए ऊपर में होगा रेड, रेड का तरंगेज सबसे अधिक होता है, लेकिन वायलेट का तरंगेज सबसे कम होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका आवृत्ति सबसे कम होगा किसका, रेडियो रेड मतलब रेड कलर का, लेकिन सबसे अधिक क्या होगा यहाँ फ्रीक्वेंसी, वायलेट का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगा, तरंगेज सबसे अधिक रेड का, समझे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो रेड का। हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं उल्टा बोल दिया, तरंगेज रेड का होगा सबसे अधिक, रेड का होगा तो आवृत्ति सबसे कम होगा। हाँ और क्या कहता है, वायलेट का सबसे होगा, हाँ आवृत्ति सबसे अधिक होगा, एनर्जी भी सबसे अधिक होगा, उधर तरंगेज सबसे कम होगा। नीचे से लिखिए ना VIBGYOR, 7 गो रखा ना, आर ऊपर हो गया उसका, आप ध्यान दीजिएगा क्यों ऊपर में तरंगेज क्यों है सबसे अधिक रेड का, ये भी तो पूछ सकते हैं। होता क्या है, तरंगेज इसीलिए हम लोग करते हैं रेड। आप देखिएगा खतरा वाला घंटे में रेड का उपयोग करते हैं, रेड दूरी से दिखाई पड़ता है, समझे।
रेड का तरंग दैर्ध्य अधिक है बिल्कुल अधिक है, और उसका आवृत्ति सबसे कम है। आवृत्ति सबसे कम है, ऊर्जा सबसे अधिक इसीलिए रहता है रेड का। अच्छा। समझे ना, रेड का इसीलिए ऊर्जा अधिक रहता है, हम लोग जो है दूरों से दिख जाता है, समझ रहे हैं। आवृत्ति अधिक है, ऊर्जा अधिक है। हाँ? आवृत्ति अधिक है, ऊर्जा अधिक किसका? है। रेड का? हाँ। रेड का तरंग दैर्ध्य अधिक है। तरंग दैर्ध्य अधिक है ना। हाँ। आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम है लेकिन ऊर्जा आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा कम होगा, सॉरी इनर ऊर्जा कम होगा, लेकिन दिखाई हमको पड़ जाता है वहाँ दूर से भी दिखाई पड़ जाता है ना। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका? लाल का सबसे कम वायलेट बैगनी का, इसको पता है। लेकिन क्या कहता है आवृत्ति सबसे अधिक किसका होगा? रेड का। आवृत्ति सबसे अधिक किसका होगा? आवृत्ति बैगनी का। बैगनी का, वायलेट सबसे क्या कम किसका होगा? रेड का। रेड का होगा आवृत्ति। चलिए समझ गए। आप देखिए हम ऑप्शन देखिए, यही से मार दीजिएगा आंसर। ऑप्शन है स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। ऑप्शन है विजुअल रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, मैक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है उनकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, यानी बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक जनता है किसका होता है? अगर बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो पहले जो सबसे पहले कम होगा तरंगदैर्ध्य उसको करेंगे। बढ़ते क्रम में बोल रहा है ना, जो सबसे पहले कम होगा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका बोले थे? रेडियो वेव्स का सबसे कम किसका बोले थे? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रेडियो वेव्स का सबसे कम गामा रे का, उसके बाद अल्फा का, और उसके ऊपर में कुछ अल्फा गामा है, लेकिन अल्फा गामा नहीं है। उसके बाद अल्ट्रा है, अल्ट्रा है, उसके बाद कौन सी होगा? इंट्रा विजुअल होगा, बिल्कुल सही। विजुअल, उसके बाद होगा कौन सी? माइक्रोवाव। हाँ, सबसे लास्ट में मैक्रो होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या आइएगा? पहले 3 आइएगा, उसके बाद 1 आइए। 3 1 2 4 हो गया। 3 1 2 4 समझे? मान लीजिए यहाँ से उठा के बीच से दे दिया आपको। हम तो जानते हैं ऊपर में सबसे अधिक किसका होता है, बीच वाला परवेन कीजिएगा तो फंसाइए नहीं देगा। प्रकाश से वर्ण विक्षेपण बोले, इसमें बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1 2 3 सब में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में टूट जाता है। श्वेत प्रकाश कितना रंग में? 7 रंग, वही भी और से VIB GYOR से। तो रेड का क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, देखिए ऊपर में है ना रेड, तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, इसी से याद रखें। रेड का सबसे तरंगदैर्ध्य अधिक, हाँ। उसका आवृत्ति सबसे कम। सबसे नीचे है वायलेट, इसका हाँ। तरंगदैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक, लेकिन ऊर्जा कहेगा तो ऊर्जा सबसे अधिक, बिल्कुल। आवृत्ति अधिक तो ऊर्जा अधिक। हाँ बिल्कुल, आवृत्ति कम तो ऊर्जा कम, बिल्कुल। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूट जाने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, डेविएशन सबसे कम होता है। इसलिए हम जो वहाँ पर देखते हैं ना, खतरे घंटे में कहाँ लगाते हैं? लाल विचलन सबसे कम, सबसे विचलन कम, डेविएशन सबसे कम, यानी विचलन सबसे अधिक, सबसे कम होता है उसका। इसलिए जल्दी लाल रंग का इसलिए दूर से दिखाई पड़ जाता है, झलफलाता नहीं। दूसरा रंग दे दीजिए तो उसके अपेक्षा में बता देते हैं, वायलेट दे दीजिए तो थोड़ा ग्रीनो दीजिएगा तो फिर भी कुछ देर तक अच्छी आएगा, लेकिन उतना साफ नहीं रहती होगी, समझे? ऑरेंज भी दे सकते हैं, सबसे कम है ना, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। देखिए, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, समझे? जल्दी नहीं दिखा पड़ेगा। अब देखिए गामा रे आर, गामा किरणें है कौन सी? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दीजिएगा, समझे? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना है, समझे? गामा किरणें का क्वेश्चन पूछा है। अवरक्त तरंगे को तापीय विकिरण भी कहता है, अवरक्त तरंगे को तापीय विकिरण भी कहता है। और ये प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, परावैंगनिक किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। अल्ट्रावायलेट रे जो है बहुत हानिकारक होता है। ये किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती है। मतलब किसी का अल्ट्रावायलेट रे होता है, ओजोन परत के लेयर करता है, उसी को अवशोषित करता है, अल्ट्रावायलेट रे। मनुष्य के ऊपर भी बहुत खतरा है। यूवी रे इसी कहता है। यूवी रे होता है 3 प्रकार का, UVA, अल्ट्रावायलेट रे A, अल्ट्रावायलेट रे B, अल्ट्रावायलेट C। होता क्या है? अल्ट्रावायलेट ए जो होता है ना, समझे, सबसे कम डेंजरस होता है। अल्ट्रावायलेट ए सबसे कम होता है, वो क्या होता है जानते हैं? वो आपको यहाँ धरती तक आ जाता है, समझे, पूर्ण रूप से। अल्ट्रावायलेट बी जो होता है, ये आंशिक यहाँ तक तो आता है, ओजोन परत तक, लेकिन वहाँ से आंशिक रूप से आता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी आता ही नहीं है, ये तो मोस्ट डेंजरस है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यूवी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट सी, बी और ए सबसे खतरनाक। देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सबसे कम कौन आ जाता है पृथ्वी, हाँ पृथ्वी तक यहाँ तक आता है। बी जो है आंशिक रूप से आता है, ओजोन लेयर सी आता ही नहीं है, ये कम खतरा है। ये सबसे कम खतरा यही है, मोस्ट डेंजरस हो गया। आप देखिए क्वेश्चन पूछता है, अब जो है क्या कहते हैं, ओजोन लेयर का जो मोटाई किसमें मापते हैं?
ओजोन लेयर का जो है थिकनेस या इसकी मोटाई ओजोन लेयर की डॉप्सन में मापी जाती है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। कितना बार क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब है ओजोन परत की मोटाई। हाँ, डॉप्सन में मापी जाती है। अब देखिए ओजोन लेयर डे, ओजोन लेयर दिवस भी पूछा था बार बार 16 सितंबर को। ओजोन लेयर डे यानी ओजोन लेयर दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन लेयर डे कब? 16 सितंबर। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन। सबको हम बता दिए थे, सबको याद होगा, समझे? जितना रेगुलर विद्यार्थी सबको याद है डॉप्सन। आप कल आइएगा जो रेगुलर पढ़ेगा सब कुछ लीजिएगा, बता देंगे। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन मापी जाती है। और ये मनाया जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है, समझे? अल्ट्रावायलेट रे समझिए गए, 3 गो होता है अल्ट्रावायलेट A B C। सबसे ज़्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट से। बिल्कुल सबसे कम खतरनाक अल्ट्रावायलेट ए। आप देखिए यहाँ पर देखिएगा, सुनिए खोज कौन वैज्ञानिक किसने किया था? यहाँ पर तो कमे दिया हुआ, यहाँ देख लीजिए। रेडियो वेव्स का खोज किया है हर्टज किया था, लेकिन अपना लोग पढ़ते हैं मार्कोनी पर है रेडियो वेव्स का, इसमें मार्कोनी दिया हुआ। देखिए तो रेडियो वेव्स का है नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हर्टज यदि नहीं रहेगा ना, यहाँ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हम जो डबल टिक का मतलब कुछ है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग डबल टिक दिए, इसका मतलब है रेडियो वेव्स का खोज जो है हर्टज किया। यदि हर्टज नहीं रहेगा तब हम मार्कोनी मारेंगे, समझे? ऑप्शन यदि हर्टज नहीं रहेगा तब मार्कोनी मारेंगे, यदि दोनों रहेगा तो हम हर्टज को प्राथमिकता देंगे। रेडियो वेव्स में हाँ, रेडियो वेव्स का कौन होगा? हर्टज नहीं रहेगा तो मार्कोनी मारेंगे। आप देखिए रेडियो वेव्स के बाद क्या पढ़े थे? माइक्रो। रेडियो सुनते हैं उसके बाद अच्छा सूक्ष्म सुनते हैं, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का खोज जे.सी. बोस, इसको कहता है जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, इंडिया ने कहा था। माइक्रोवेव्स को खोज किया है जे.सी. बोस किया है, और जे.सी. बोस नहीं रहेगा तब मार्कोनी मारेंगे। अच्छा, इसमें यानी रेडियो वेव्स में भी यदि नहीं रहेगा हर्टज तो मार्कोनी मारेंगे, और माइक्रोवेव्स में यदि जे.सी. बोस नहीं रहेगा तब क्या मारेंगे? मार्कोनी मारेंगे। आप देखिए इंफ्रारेड वेव्स, विलियम्स हर्सल। इंफ्रारेड का खोज किसने? विलियम हर्सल। इसमें भी होगा इंफ्रारेड का खोज किसने किया? विलियम हर्सल ने। आज देखिए विजुअल डे, हर्सल है। हाँ विजुअल डे देखिए, विजुअल डे दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह बात न्यूटन ने बताई है। न्यूटन देखिए विजुअल डे के बारे में बोला है, दृश्य प्रकाश कितना 7 रंगों से मिलकर बना है। यह बात किसने बताया? न्यूटन साहब ने बताया था। अच्छा, समझे? विजुअल डे क्या बोले थे? न्यूटन साहब ने बताया था। आज अल्ट्रावायलेट रे क्वेश्चन यो पूछता है, जॉन रिटर लिखा हुआ है, समझे? अल्ट्रावायलेट रे का खोज किसने किया? जॉन रिटर ने, समझे? क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक्सरे का खोज W.C. रोएंट किया। W.C. रोएंट, यहाँ पर रोंजन लिखा हुआ है, जिसे रोंजन पढ़िएगा, रोंजन लिखा हुआ है। W.C. ROENT। एक्सरे रोंटजन है, ये है एक्सरे रोंटजन। और गामा रे पॉल बिलाट नहीं रहेगा तब हेनरी बेकरेल मारेंगे। देखिएगा वहाँ पर गामा रे दूसरा नाम है। यदि पॉल बिलाट नहीं रहेगा ना तब मारेंगे कौन सी? हेनरी बेकरेल। आप जाइएगा हायर एजुकेशन में, वहाँ पर समझे? यदि पॉल बिलाट नहीं रहेगा तब मारेंगे हेनरी बेकरेल को। आप ध्यान दीजिएगा। जगदीश इसके नोबेल प्राइज बारे में देखिए। विनर इन फील्ड ऑफ फिजिकल 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार एक्स-रे किरणों की खोज के लिए 1901 में रोंटजन को दिया गया था। भौतिकी का पूछेगा सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? एक्सरे का खोज किस किया था? रोंटजन जो किया था उसको मिला था 1901 में। सबसे पहले भौतिकी में क्वेश्चन पूछेगा, भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1901 में। कौन सी खोज के लिए? कौन सा किरण के लिए? एक्सरे का खोज किसने किया? रोंटजन। यानी भारत का विश्व सबसे पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला ना? विश्व में भारत 20 में नहीं हो गया। एक्सरे का खोज किया था, रोंटजन किया था, इसी को सबसे पहले मिला था। क्या कहते हैं ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला इसको। कब मिला है? 1901 में मिला है। ये कहाँ का था जानते हैं? ये कहाँ का था? ये रोंटजन कहाँ का था? किस देश का था पता है? बोलता है कि अमेरिका है, पता नहीं। आज देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग देख लीजिए, कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। ये जो पढ़े हैं रेडियो वेव्स का, जैसे रेडियो वेव्स का उपयोग कहाँ करते हैं? क्वेश्चन तो ये भी है ना, रेडियो वेव्स का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं रेडियो FM में। FM में भी किसका करते हैं? रेडियो का। TV DTH जो लगाते हैं उसमें भी करते हैं किसका? रेडियो वेव्स का। सैटेलाइट उपग्रह जो है, उपग्रह का भी उपयोग करता है कौन सी? रेडियो वेव्स का। रडार, रडार पड़े हैं ऊपर में, रडार का फुल फॉर्म पूछता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। और सोनार का क्या बोलते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। रडार का उपयोग कुछ जगह किस में? रेडियो वेव्स में क्या आता है, समझे? सैटेलाइट में भी किसका? रेडियो वेव्स का उपयोग क्या आता है? और क्या कहते हैं रेडियो FM और DTH में भी किसका? रेडियो वेव्स का प्रयोग क्या है, समझे? रेडियो वेव्स का प्रयोग क्या आता है? देखिए सूक्ष्म तरंगे का उपयोग देख लीजिए। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? माइक्रोवेव्स ओवन्स में, मोबाइल में,
मोबाइल में कौन सा उपयोग करते हैं? मोबाइल में कौन सा तरंगे होता है? सूक्ष्म तरंगे उपयोग होता है मोबाइल में, माइक्रोवेव, समझे? आज वाईफाई जब हम लोग उपयोग करते हैं वायरलेस वाला, समझे? तो एक जो हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया है, वायरलेस पूछा है या पूछा है फाइडेलिटी किस में उपयोग करते हैं? कौन वेव्स में? माइक्रोवेव में। वायरलेस जो अपना लोग उपयोग करता है, वायरलेस की जगह पूछा था फिडिलिटी पूछा था वाईफाई की जगह, समझे? ब्लूटूथ जो अपना लोग उपयोग करते हैं इसमें माइक्रोवेव होता है, उस तरह के होता है, समझे? रडार जो अपना लोग बोले हैं, रडार ध्यान दीजिएगा, यहाँ रडारो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन यदि माइक्रोवेव को पहला ऑप्शन किसको देंगे? माइक्रोवेव को पहला मारेंगे यदि रडार रहेगा। यदि रडार पूछेगा किस में, तो पहला हम परीक्षा देंगे माइक्रोवेव्स को। माइक्रोवेव नहीं रहेगा तब माइक्रोवेव्स, समझे? आगे देख लीजिए, इंफ्रारेड, सबसे पहले रेडियो वेव्स, दूसरा माइक्रोवेव्स, तीसरा इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? रिमोट अपना लोग उपयोग करते हैं, रिमोट टीवी में रिमोट जो उपयोग करते हैं उसमें कौन सा किरण निकलते हैं? इंफ्रारेड अवरक्त किरण। कैमरा में, फोटोग्राफी में, कैमरा जो फोटोग्राफी में भी कहाँ? अब देखिए थर्मल इमेजिंग में ध्यान दीजिएगा, इंफ्रारेड यदि ऑप्शन में रहेगा किसका? टीवी रिमोट के बारे में रहेगा, तो सबसे प्राथमिकता देगा पहले इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड नहीं रहेगा तब रेडियो वेव्स मारेंगे। किसमें? टीवी रिमोट में प्राथमिकता देंगे सबसे पहले इंफ्रारेड को। यदि इंफ्रारेड वेव्स नहीं रहेगा तब मारेंगे किसको? रेडियो वेव्स को। अब देखिए दृश्य प्रकाश, इन विजन देखने में प्रकाश क्या, दृश्य प्रकाश उपयोग क्या आता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में किसका? विजुअल लाइट का प्रयोग क्या आता है? और लेजर लाइट, मान लो जो गाना प्रोग्राम सब जो होता है लेजर जो लेजर लाइट, समझे? कभी लेजर का फुल फॉर्म पूछ लेता है, LASER का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? L4 लाइट, A4 एम्प्लीफिकेशन, L4 लाइट, A4 एम्प्लीफिकेशन, S पर होता है, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन बाय हुआ है, और S पर होता है स्टिमुलेटेड, और उसके बाद है E पर होता है इमिशन, और R पर होता है रेडिएशन। यानी लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, समझे? लेजर का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, पचमा हो गया कौन सी? विजुअल रे के बाद कौन सी? अल्ट्रावायलेट रे। तीन को पढ़े थे, यूवी रे, UVA, UVB, UVC, अल्ट्रावायलेट रे A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट C, सबसे कम खतरनाक अल्ट्रावायलेट A। ये कहाँ पृथ्वी तक पहुँच जाता है? अल्ट्रावायलेट B को आंशिक रूप से पहुँचता है पृथ्वी तक पहुँचता है, अल्ट्रावायलेट C पहुँचता है नहीं, है बहुत डेंजरस है। अब देखिए अल्ट्रावायलेट उपयोग कहाँ किया जाता है? जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग करता है? अल्ट्रावायलेट रे का क्वेश्चन पूछ देगा। जल को शुद्ध करने में परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। आप देखिए विटामिन डी बनाने में मदद करता है परावैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। अदृश्य लेखन को पढ़ने में भी किसका उपयोग करते हैं? अदृश्य यानी जो दिखता नहीं है उसको पढ़ने के लिए भी हम परावैंगनी किरण का उपयोग करते हैं। अब एक्सरे का देख लीजिए, एक्सरे रेडियोग्राफी में यानी बोन इमेजिंग में क्या होता है? एक्सरे का उपयोग करते हैं। CT स्कैन जो हम लोग करते हैं, CT स्कैन में भी और कैट स्कैन में भी। कैट का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है, कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड टोमोग्राफी करता है, समझे? बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ठीक? और आणविक संरचना के माध्यम में भी किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। आप देखिए एक्सरे बराबर होता है, एक्सरे जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एक्सरे भी होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गामा रे, एक्सरे के बाद गामा रे। गामा रे देख लीजिए क्या है? रेडियोथेरेपी में किसका उपयोग करते हैं? गामा रे का। आप देखिएगा इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में पूछेगा किसका उपयोग करते हैं? गामा रे का, समझे? आप देखिए रेडियोथेरेपी होता क्या है? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं रेडियोथेरेपी में। कैंसर जो होता है उसमें कितना कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, समझे? उसमें कौन सा रे उपयोग किया जाता है? गामा रे। उसके बाद PET स्कैन होता है, PET स्कैन में गामा रे का उपयोग करता है। लेकिन कैट स्कैन और CT स्कैन किसका? एक्सरे में उपयोग होता है। और PET स्कैन, PT का फुल फॉर्म होता है पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी। PET का पेट स्कैन हो गया आपको गामा किरण, हाँ गामा किरण हो गया। पेट का फुल फॉर्म कैट स्कैन हो गया या CT स्कैन हो गया, हाँ एक्सरे किरण उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा गामा किरण में बोले थे कौन सी? पेट स्कैन। पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या था? पेट का पोजिट्रॉन इमिशन, पोजिट्रॉन है, पोजिट्रॉन। पेट का फुल फॉर्म होता है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, समझे? MRI का फुल फॉर्म क्या? तभी बोले थे MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI में मैग्नेटिक फील्ड होता है, सुन के अच्छे तो पाया था, समझे? MRI में आप देखिए होता क्या है? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा गर्म तार कौन सा है?
तार, गर्म तार। देखिए तार, देखिए सुन, गर्म तार सबसे अधिक कौन होता है? लाल, हरा, ब्लू, नीला। विवियों से याद कीजिए, सबसे अधिक ऊर्जा जोड़ेगा वही सबसे अधिक। लाल, हरा, लाल में तो सबसे कम ऊर्जा होगा। बिल्कुल सही। देखिए सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे अधिक किसमें होगा? VIB से याद कीजिए। वायलेट, वायलेट सबसे होगा, अधिक। वायलेट यदि नहीं है यहाँ पर। वायलेट नहीं है तो VI, इंडिगो भी नहीं है। VIB है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू होगा, समझे? VI नीचे से VIB, VIB G Y O R, 7 गो रंग है ना? VIB G Y Y O O R, R। 7 गो होगा। हाथ पकड़िए। तो सबसे कम हो जाएगा एनर्जी V में। VIB, VIB हाँ यहाँ वाला B, B यहाँ हुआ ना हाँ, G Y O R, Y OR, O R 7 गो हुआ। हाँ VIB G Y O R। हाँ, V सबसे नीचे जो V, सबसे पहले जो V बोल रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी। एनर्जी सबसे अधिक होगा, लेकिन I में उसके बाद एनर्जी B सबसे में। अधिक, एनर्जी सबसे अधिक होगा तो क्या कहते हैं उसमें? फ्रीक्वेंसी भी सबसे अधिक होगा, हाँ हाँ, समझे? तो किसका? इंडिगो वायलेट नहीं है, वायलेट नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, I लेकिन नहीं ब्लू है, नीला है। हाँ, तो ब्लू है। नीला होगा, लेकिन मारने का सबसे अधिक लाले में पहले मारेगा, लेकिन ये होगा, गलती होगा ये। चलिए आगे आ जाइए। सबसे अधिक एनर्जी लाल में तो सबसे कम होता है। कुछ हाँ बहुत होता है वो, सबसे कम। हाँ एनर्जी सबसे कम होता है लाल लाल में, में। लेकिन तरंगदेश सबसे अधिक मारेगा होता है लाल लाल में, में। लेकिन तरंगदेश सबसे अधिक किसमें होता है? मारेगा लाल में सबसे होता अधिक लाल में। है, लाल में होता है। हाँ देखिए यही बात पूछ रहे थे। जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है, जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, फिर पीला और फिर नीला दिखाई देता है। यदि धातु यदि हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले कैसा कलर दिखाएगा? पहले लाल। लाल दिखाएगा। उसके बाद आपको कैसा दिखाएगा? पीला, येलो दिखाएगा। पीला, उसका फिर जो है कौन चीज? नीला, ब्लू। धातु, हाँ धातु, कोई भी धातु। हाँ कोई भी लोहा, धातु। हैं? लोहा धातु भी तो वही, लोहा ना पीला के बाद ना गलना शुरू हो जाता है। लेकिन मेटल में यही लिखा हुआ है। लोहा, लोहा कौन चीज है? मेटल है ना? सबसे पहले लोहा तो है ना पीला होने के बाद गलना जनरली के शुरू हो बारे में जाता बोल रहा है, समानता हो सकता है यदि किसी है। या इसलिए है कि ना लोहा के बारे में है ना, पीला जैसे उसको हद से ज़्यादा उसका इंक्रीज मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता हुआ ना, बूंद बन के टपकना शुरू कर देता है। हाँ वो तो है ही है, सही बात है। दस कॉल बूंदी लोहा बन जाता है वो, तब उसका कार्बन का मात्रा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, पीला और उसके बाद कुछ नीला दिखाई देता है। दिए गए 4 तारों लाल, हरा, नीला और पीले में नीले रंग का तार यानी तारा अधिक गर्म होता है। देखिए लाल, हरा, ध्यान दीजिएगा तारा कितना? 4 गो, लाल, हरा, नीला और पीला। लाल, हरा, नीला और पीला। की ओर से याद कीजिए तो VIB, B हो गया बुल्लू, तो बुल्लू यहाँ से नीचा से कीजिए। ब्लू, ग्रीन, येलो, तो बुल्लू सबसे अधिक हो गया ना, नीला। देखिए दिए गए 4 तारों में लाल, हरे, नीला और पीले में नीले रंग का तारा अधिक गर्म होता है। एनर्जी सबसे अधिक कहाँ है? ये नीले रंग में होगा ना, ऑप्शन पे हाँ। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किसी तार का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। किसी तारे का रंग जो है, यानी तारे का जो रंग होगा, रंग से हम पता कर सकते हैं उसका जो है ना, उसका जो है यानी आप तारे का जो है ना कलर से आप बता सकते हैं, उसका तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी तारे का रंग हमें जो है उसके तापमान और उसके ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। किसी तारे का रंग जो है, रंग हम कलर जो है हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। क्वेश्चन बार पूछता है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना? 6000 केल्विन होता है। देखिए बता, ध्यान दीजिएगा, 6000 केल्विन नहीं रहेगा ना तो 527 डिग्री सेल्सियस कर देगा। सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस 5727 डिग्री सेल्सियस कर देगा। 5727, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, सॉरी करते हैं, हाँ क्वेश्चन ये है 273 केल्विन बराबर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? 273 केल्विन नहीं होता है ना। तो आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, 5727 डिग्री सेल्सियस है और 5727 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन बदलिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन आ जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सीधा याद रखिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना? 6000 केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री
100,000 केल्विन होता है। आप देखिए आगे बढ़िए, उस तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किए थे? पायरोमीटर का। याद है? हाई टेम्परेचर मापने के लिए किसका उपयोग करते थे? पायरोमीटर का। झूठा क्या कहते हैं, अपराधी को अथी करने के लिए, पकड़ने के लिए जो है कि अपराधी को जो है हम लोग पकड़ने के लिए किसका उपयोग किए थे? याद है? अपराधी को पकड़ने के लिए पायरोमीटर। हाँ, पायरोमीटर का उपयोग किया था अपराधी को पकड़ने के लिए। इसका पायरोमीटर का, अपराधी को पकड़ने के लिए। आप देखिए पायरोमीटर कहते हैं, सॉरी पायरोमीटर तो उस तापमान को मापने के लिए, पायरोमीटर नहीं, अपराधी को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया था? एक मिनट अपराधी को पकड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग किए थे? याद आ गया। देखिए अपराधी को मतलब जो है अपराधी कहते हैं झूठ का पता लगाने के लिए वही अपराधी सबका उसका पॉलीग्राफ का उपयोग किया था। सॉरी पॉलीग्राफ या पुलिस करता है, सॉरी या पॉलीग्राफ। देखिए बताते हैं, झूठ का पता करने के लिए अपराधी सब पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। चलिए याद हो गया नहीं, ध्यान में आ गया। गाड़ भी कहीं के लिखा हुआ है, गाड़ भी हो सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर बोल देगा ना GAAR हो सकता है। जानते हैं हाई टेम्परेचर जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यानी उस तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापते हैं, समझे? उस तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की परास यानी विजुअल रे की तरंगदैर्घ्य की परास होती है कितना? 400 यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम पर। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, जानते हैं अपन लोग यहाँ पर पढ़े हैं ना, यहाँ पर पढ़े हैं कौन सी? विजुअल लाइट के बारे में पढ़े हैं, विजुअल रे के बारे में ध्यान दीजिएगा। वैसे ओरिजिनल कहिएगा ना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है विजुअल रे का, समझे? तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य तो मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन इसका विजुअल रे का पूछेगा तरंगदैर्घ्य ओरिजिनल में 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 4000, कोई दिक्कत नहीं, रेंज में आ गया है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना? 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर 4000 से 8000 लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। या उसको नैनोमीटर में कीजिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10 पावर कितना? -9 हाँ। देखिए इसको जो है नैनोमीटर में बदलिएगा तो 400 नैनोमीटर 2 होता है 800 नैनोमीटर। कितना? 400 नैनोमीटर से कितना? 800 नैनोमीटर। आप देखिए क्वेश्चन देखिए तुरंत बनाइएगा। अनुप्रस्थ तरंगे चल सकती है कौन किस माध्यम में? अनुप्रस्थ तरंगे देखिए ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम चलेगा? ध्यान देखिए अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव TP याद रखिए, लंबवत चलेगा, ध्यान देखिएगा। गैस में लेकिन धातु में किसमें बोले थे? ठोस में और वस्तु ठोस में चलेगा, द्रव के सतह पर बिल्कुल। गैस में लेकिन धातु में नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा, अनुप्रस्थ तरंग गैस और धातु दोनों होगा, नहीं होगा। गैस में नहीं बल्कि धातु होना चाहिए। धातु ठोस है, धातु ठोस है, होना चाहिए, बिल्कुल होगा। गैस में नहीं होगा, लेकिन ना तो गैस में होना, लेकिन ये सही है क्योंकि अपन लोग पढ़े हैं ठोस में होता है ट्रांसवर्स वेव, लेकिन द्रव में भी कहाँ? द्रव की सतह पर। आप देखिए क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंगे ओनली ट्रांसवर्स वेव, वही आंतरिक तरंगे है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगे, 7 गो वही ना। देखिए सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम ये सभी अवस्था में चल सकती है। जो पढ़े हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहाँ? सॉलिड लिक्विड गैस निर्वात में भी चल सकती है, आंतरिक तरंगे यही है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें आवृत्ति सबसे अधिक पाया जाता है? आवृत्ति एक्सरे, रेडियो, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी गामा रे। गामा नहीं है तो क्या मारेंगे? एक्सरे मारेंगे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऊर्जा सबसे अधिक, एक्सरे कैसे खतरनाक, गामा रे सबसे खतरनाक। गामा रे तो एक्सरे खतरनाक, एक्सरे तो अल्ट्रावायलेट रे खतरनाक, अल्ट्रावायलेट नहीं रहेगा तो विजुअल रे खतरनाक, विजुअल नहीं रहेगा तो तब इंफ्रारेड नहीं रहेगा तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये देखिए ऐसे उल्टे चलेंगे, इधर से पकड़ेंगे उधर से उधर से पकड़ लेंगे, जाएगा कहाँ? क्वेश्चन जाएगा कहाँ? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य के बारे में बोल रहा है। तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी हो जाएगा, ऑप्शन सुनिए, रेडियो वेव। देखिए हाँ रेडियो वेव ऑप्शन नहीं है, इसमें नहीं है। सुनिए ना, माइक्रो भी नहीं है इसमें, इंफ्रारेड है, गामा रे है, लाइट रे है, इंफ्रारेड होगा सर। इंफ्रारेड के बाद में तब मारे थे विजुअल, क्या बोले थे? सबसे पहले रेडियो एक्टिव, रेडियो माइक्रो, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजुअल बोले थे। तो इसमें इंफ्रारेड होगा ना। अब देखिए एक्सरे का उपयोग रडार के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्सरे का उपयोग रडार के उद्देश्य नहीं किया जाता, क्योंकि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वे लक्ष्य द्वारा परावर्तित नहीं होती है, समझे? इसका आंसर यही है, ये है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना 7 को पढ़े हैं? ऑप्शन बताइए। कैथोड रे है,
कौन नहीं है? एक्सरे है, गामा रे है, इंफ्रारेड है, कैथोड रे पर है। नहीं पढ़े। तो कैथोड रे नहीं है देखिए, देखिए उसी में से आ रहा है। ध्यान दीजिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 गो है, उसको देख लीजिए एक बार। इसी में क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। नॉर्मल बिहार पुलिस सब में तो छोड़िए दीजिए, इसे तो क्वेश्चन यही से पूछता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे, यही सब। और उससे तैयारी में भी देखिए सूर्य के विकिरण के परावैंगनी प्रकाश, सूर्य के विकिरण के परावैंगनी प्रकाश को किस परत द्वारा पृथ्वी को वायुमंडल में पहुंचने से रोका जाता है? क्वेश्चन बताइए। ऑक्सीजन, सूर्य के विकिरण के परावैंगनी के यानी सूर्य के विकिरण के यानी रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट रे को जो है किस परत द्वारा वायुमंडल में पहुंचने से रोकता है? ऑप्शन दीजिएगा। ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, ओजोन से, हीलियम से। ओजोन से, बहुत बढ़िया। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवीकरण किसके परिणाम स्वरूप होता है? पोलराइजेशन होता है। ऑप्शन सुनिएगा। रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे की अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति। देखिए ध्यान दीजिएगा। एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा क्या है अपना पढ़े हैं, क्या जानते हैं? तरंग वैसे भी दो प्रकार का, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। समझे? वो यांत्रिक तरंगे में बोल रहे हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जहाँ क्या बोले थे? अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स लंबवत होता है, उसका जो है कंपन के जो है 90 डिग्री पर होता है कुछ चीज, उसका जो है तरंग कैसा है 90 डिग्री पर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी का जो होता है ना, इसी का आप क्या करते हैं? पोलराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य में क्या बोले तो अनुदैर्ध्य का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि साउंड देखिए, साउंड की जरूरत चल जाता है, समानांतर साउंड चलती है, पैरेलल चलती है। समझे? इसका पोलराइजेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल का होगा पोलराइजेशन? नहीं होगा। अनुदैर्ध्य तरंग का पोलराइजेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन होगा किसका? ट्रांसवर्स वेव्स का होगा पोलराइजेशन। इसीलिए हम बोल रहे थे। समझे? तो ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। किसका होगा ये? पूछ रहा है किसका ध्रुवीकरण होगा, यानी पोलराइजेशन किसका होगा? ट्रांसवर्स वेव्स का होगा। समझे? तरंग कितना प्रकार का? दो प्रकार के, एक यांत्रिक तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कितना प्रकार? दो प्रकार। एक होता है कौन? ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पूछता है किसका पोलराइजेशन हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव्स का पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन आप जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होगा। समझे? आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए। वाणिज्यिक एफएम रेडियो के लिए, वाणिज्यिक एफएम रेडियो जो अपना लोग सुनते हैं, आवृत्ति चुंबकीय तरंगों की किस आवृत्ति रेंज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। 88 मेगाहर्ट्ज का, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, और 88 गीगाहर्ट्ज से 108 गीगाहर्ट्ज, और 88 किलोहर्ट्ज से 108 किलोहर्ट्ज। इसका उपयोग जानते हैं कहाँ होता है? वाणिज्यिक एफएम जो रेडियो सुनते हैं, इसका 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज से कितना? 108 मेगाहर्ट्ज उपयोग करते हैं। आप देखिएगा, आप लोग आराम से मारिएगा। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य कोटि किस देखिए, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य कोटि किस मतलब कैसी होती है? 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन और 1 एंगस्ट्रॉम। एक्सरे के बोले थे आपको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर लगभग। एक्सरे का लगभग कितना? 1 एंगस्ट्रॉम में होता होगा। समझे? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 to the power minus 10 मीटर। 10, अच्छा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम जो है किसका मात्रक होता है? इसका क्या कहते हैं? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य का। समझे? अदर यूनिट तरंगदैर्घ्य का होता है लैम्डा उसमें उपयोग करते हैं। बिल्कुल। उसका जो तरंगदैर्घ्य का होता है कौन सी मात्रक? यही क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। अदर यूनिट एंगस्ट्रॉम करते हैं या नैनोमीटर भी करते हैं। वैसे कहिएगा, वैसे यदि कहिएगा तरंगदैर्घ्य का तो मीटर में मापते हैं। अदर यूनिट होता है कौन सी? नैनोमीटर। नैनोमीटर में रहेगा तो किसमें? एंगस्ट्रॉम में। बहुत बढ़िया, बात यही है। आप समझ गए हैं? द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ क्या होगा? 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन और 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। निर्वात में एक्सरे की चाल और गामा रे की चाल का अनुपात क्या होगा? निर्वात में, यहाँ पर क्या बोले? निर्वात में एक्सरे और गामा रे की चाल का अनुपात क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से बराबर होगा, 1 होगा। इनकी आवृत्तियों के अनुपात निर्भर नहीं करेगा। निर्वात में हम जानते हैं ना, निर्वात में 3 to 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा ध्वनि की चाल। तो निर्वात में जो होगा, निर्वात में ही गामा और ऊपर भी गामा, ऊपर भी कुछ है, लेकिन निर्वात में समय स्पीड चलेगा। हाँ, तो एक्स ले लीजिए, गामा ले लीजिए, जो ले लीजिए, क्या होगा? ऊपर नीचा बराबर 3 to 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, नीचा भी 3 to 10 पावर 8 काटिएगा तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसलिए कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा। समझे? आप देखिए, बता दीजिए जल्दी। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें समान चाल से चलती है, किंतु किसी दिए गए माध्यम में रेडियो तरंगें सबसे तेज, जबकि गामा तरंगें सबसे धीरे चलती है। अरे बताइए,
सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हाँ रेडियो बिल्कुल सही है। सबसे कम क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य? गामा 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 रे का। लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक किसका होगा? गामा का है गामा गामा और ऊर्जा सबसे अधिक किसका गामा होगा? और सबसे कम ऊर्जा किसका होगा? रेडियो वेव सबसे आवृत्ति कम किसका होगा? आवृत्ति कम रेडियो वेव आवृत्ति कम आवृत्ति सही बात बिल्कुल सही। एक्स-रे की खोज किसने किया? ऑप्शन सुनिएगा। रोंटगन बिल्कुल सही। आप देखिए यहाँ पर जब उच्च ऊर्जावान कैथोड रे तो उच्च ध्यान दीजिएगा आगे। द वर्ड ऑर्डर इज डिराइव फ्रॉम रेडियो शब्द किसने रेडियो शब्द किससे लिया गया? रेडियो शब्द रेडियो का फुल फॉर्म पूछा है। RDIO इसका फुल फॉर्म रडार सॉरी रडार का फुल फॉर्म पूछा है। रडार रडार का फुल फॉर्म क्या क्या होगा? ऑप्शन सुनिए। रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन और रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। हाँ वही होगा लास्ट बोला। हाँ रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। और सोनार का फुल फॉर्म बोल दीजिए। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। समझे? रैंकिंग याद रखिए रैंकिंग से। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया है। बोलिए समुद्री जल पड़े न सी वाटर में ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन सुनिएगा। 1458 मीटर प्रति सेकंड, 1351 मीटर प्रति सेकंड, 1531 मीटर प्रति सेकंड, 1531 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये समुद्री जल में ना है। वैसे बोलेगा क्या कहते हैं आशुद्ध जल में वैसे बोल जाएगा तो 1458 या 1500 मीटर प्रति सेकंड। लास्ट हो गया। बाबू जी क्या हुआ? हाँ ये सब पास है। पास चलिए आज यहीं तक, आज वीडियो यहीं खत्म किया जाता है। आज जो है साउंड का चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट आगे चैप्टर ये बात बोलिए एक बार सही बोल दीजिए। सर मोटिवेट हाँ बोल रहा हूँ। हम बोलते हैं आज बोल देते हैं। सुनिए। नजरों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, अपनों को चाहो सितारे बदल जाएंगे, जरूरत नहीं होती है कश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। वाह 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 वाह।